So हमारा जो कोर्स है that is basically the probability and statistics. So basically probability and statistics is the branch of a mathematics. जो है वो हम कह देते हैं कि it's के mathematics की एक branch है this course. और जैसे हमें नेम से भी इंडिकेट हो रहा है कि probability and statistics. So basically these are the two main fields. One is the probability, another one is the statistics. जब हम probability की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि हमने किसी भी सिस्टम को क्वांटिफाई करना है. So probability as well as statistics is all about क्वांटिफाइंग करना, ठीक है, एनालाइज करना, चीजों को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द ओरिजिनल रिकॉर्ड कर लो प्लीज. रिकॉर्ड जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई. ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दैट इज क्वांटिफाइंग द लाइक्लीहुड ऑफ अकरिंग एनी पर्टिकुलर थिंग, या हम कह दें कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम प्रोडक्शन की किसी प्रोडक्ट की हम कह रहे हैं, तो मैं ये क्वांटिफाई करना चाह रहा हूँ कि हम कितने प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट बना रहे हैं. तो अगर मैं कहूँ कि 10 जो है, सॉरी मैंने 100 अगर प्रोडक्ट बनाई है और उन 100 में से 10 जो है वो डिफेक्टिव यूनिट आ गए हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली हमें ये पता चला है कि 10/100, सो 10% चांसेस हैं कि हमारी जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो डिफेक्टिव होगी. सो किसी भी चीज के लाइक्लीहुड को या चांस ऑफ अकरेंस को अगर हमने क्वांटिफाई करना है, वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इन प्रोबेबिलिटी इज कि हम ये उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब हमें अपने रियल सिस्टम के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना पता हो. लाइक जैसे मुझे नहीं पता कि ये मेरा प्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा या कितने परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी अकर हो सकती है. सो उस अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए जो हम फील्ड ऑफ स्टडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. सो इसको जो है फिलहाल जस्ट आप डेफिनेशन के तौर पर याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी इज जस्ट द टू मेजर द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनीथिंग, कि किसी भी चीज के अकर होने के जो चांसेस हैं उसको क्वांटिफाई अगर आपने करना है तो देन वी आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी, राइट. जो सेकंड हमारा एरिया है दैट इज स्टैटिस्टिक्स. फिलहाल जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बैक टू द प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट जो है. सो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होता है, दैट इज कलेक्शन. ओके, लाइक जैसे यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर इंडिकेट हमें नजर आ रहा है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग, किस चीज को हमने कलेक्ट करना है, किस चीज को प्रेजेंट करना है, किस चीज को एनालाइज करना है, डेटा को. सो हमारे पास जो की एलिमेंट या की वर्ड है दैट इज द डेटा. सो स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज द बेसिकली कलेक्शन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड देन एनालाइजिंग द डेटा. और ये हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन, के जिस फील्ड के अंदर हम इंटरेस्टेड है हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे और बेस्ड ऑन दैट डाटा हम जो है उसको उसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे. सो अगर हमने जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें, जैसे मैं पहले भी इसको डिफाइन कर रहा था, तो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड देन कैरेक्टराइजिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा. सो स्टार्टिंग विद द कलेक्शन ऑफ डेटा. सो हमने सबसे पहले तो जी डेटा को कलेक्ट करना है. सो डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स या मल्टीपल वे हो सकते हैं. लाइक मे बी पॉसिबल है कि हम सर्वे के जरिए डाटा को कलेक्ट कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल की है तो आफ्टर सेल हम जो है वो कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं. सो वी आर कंडक्टिंग अ सर्वे, ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी लगी, उसका फीचर्स कैसे लगे, जो है दैट इज बेसिकली द सर्वे पर्सपेक्टिव. या हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो है हम वो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, there is another ways as well, like हम कोई सेकेंडरी डाटा इस्तेमाल करें, मीन ऑलरेडी जो है वो किसी ने जो है वो डाटा कलेक्ट किया हुआ और हम उसको वहां से वो डाटा को अपने इंटरेस्टेड वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली पिकअप करें. सो द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्ट द डाटा. ओके, वंस वी हैव कलेक्टेड द डाटा एंड द सेकंड थिंग इज अब हमने उस डाटा को प्रेजेंट करना है. सो प्रेजेंट करने के लिए आप जो है वो चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल्स इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज नंबर्स. ओके,
सो यूजली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उसको चार्ट्स या टेबल्स के जरिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ताकि हम उन चार्ट को देखते हुए हम उस डाटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें. Okay, after presenting the data, we are characterizing the data. Characterizing कह लें या हम कह लें हम डाटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. मीन्स हम लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट वी आर प्रोड्यूसिंग. ओके, या हाउ मच वेरिएशन इज अकरिंग इन द प्रोडक्ट डायमीटर. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लें जो अटैच होते हैं आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि हम डाटा की बेसिस के ऊपर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि हमें ऑन एवरेज कितना टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में, उस प्रोडक्ट के बनाने के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है डाटा के अंदर. दैट इज बेसिकली द कैरेक्टराइजिंग द डाटा. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जिनको हम इस्तेमाल करते हुए डाटा को कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. And after characterizing or describing, we are analyzing the data to make the decision. ठीक है, कि हम बेसिकली कंक्लूड क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, या हम किस तरीके का जो है वो इन्फ्रेंस जो है वो निकाल रहे हैं अबाउट द पॉपुलेशन. ओके, सो अब हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स के ऊपर जब भी हम बात कर रहे होते हैं, रिमेंबर दैट टू थिंग, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इंस्टेड ऑफ हम इंटायर पॉपुलेशन को एनालाइज करें, हम सैंपल डाटा को एनालाइज करें. अब इंटायर पॉपुलेशन से क्या मुराद है कि लाइक जैसे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट को. ओके, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन द मंथ ऑफ मई जो हमने तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उनमें हमने ऑन एवरेज कितने डिफेक्टिव यूनिट बनाए. So population क्या है? That is the collection of all possible outcome in which we are interested. So that mean कि मुझे अगर average number of defective unit निकालनी है, तो मैंने एक मंथ के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाया है, तो मुझे तमाम के तमाम 1 करोड़ प्रोडक्ट को जो है वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैंने डिफेक्टिव बनाई है और कौन सी डिफेक्टिव नहीं बनाई है. सो जो कि काफी टीडियस वर्क होता है. So that's why here come the statistics. Statistics क्या करती है कि बजाय इसके कि हम सारे के सारे डाटा को जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको हम सिलेक्ट करें, हम सैंपल डाटा को ले लेते हैं. सैंपल डाटा क्या होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और यू कैन से सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको हम सैंपल कहते हैं. ओके, सो हम उसी पॉपुलेशन में से जो है वो एक सैंपल पिकअप कर रहे हैं, मीन सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन पिकअप कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट सैंपल डाटा जो है वो हम कुछ रिजल्ट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं. जो हमारे पास उस सैंपल डाटा का आंसर होता है, हम कंक्लूड ये कर लेते हैं कि यही एंटायर पॉपुलेशन की वो इंडिकेट कर रहा है. लाइक जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 1 लाख प्रोडक्ट जो बनाया है उसमें से मैंने सैंपल पिक कर लिया 5000 प्रोडक्ट का, और उन 5000 प्रोडक्ट की मैंने मेजरमेंट लेके एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कैलकुलेट कर लिए. सो जो मेरे पास आया, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आ रहे हैं जी 15. ठीक है, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर भी ऑन एवरेज 15 डिफेक्टिव यूनिट्स ही आएंगे. ओके, सो जो हमारे सैंपल का रिजल्ट होता है वही हम कह देते हैं ये पॉपुलेशन को भी इंडिकेट करता है. सो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन को भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सैंपल को भी जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम बात करेंगे या सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम करेंगे, तो उनको टर्म्स को कहा जाता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, नॉट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक. ओके, सो पैरामीटर से क्या मुराद है कि a numerical value which we have calculated from the data of the population, कि अगर आपने entire population को डाटा को इस्तेमाल किया है और वहां से एक न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट किया है, तो उसको हम पैरामीटर. सो आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हो, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग इज कि पैरामीटर इज बेसिकली अ फार्मूला. ठीक है, कि हम एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए उस पॉपुलेशन डाटा को डालते हुए उस एक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज पैरामीटर. सो पैरामीटर इज लिंकिंग विद द पॉपुलेशन डाटा. सेम इज द केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? a numerical value which is calculated from the sample data which is called as statistic. ठीक है, सो हम आगे जाके जो है वो देखेंगे कि हमारे पास
डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के स्टेटिस्टिक्स होते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पॉपुलेशन डाटा है उसकी एवरेज निकालनी, सो उसको हमने एवरेज निकालने के लिए अगर मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन डाटा को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उस एवरेज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं म्यू से। सो दिस म्यू इज अ बेसिकली पैरामीटर, ओके, जो कि एवरेज को इंडिकेट कर रहा है, राइट। फार्मूला इसका नॉर्मली वही होता है, एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, वेरी सिंपल, कि हम तमाम वैल्यूज को सम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज में डिवाइड कर देते हैं। सो म्यू इज अ पैरामीटर जिसके अंदर हम इंटायर पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी सेड पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। सो स्टैटिस्टिक के इसमें अगर हमने एवरेज निकालनी है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स बार से, और फॉर्मूला क्या है जी, समेशन एक्स ओवर एन। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पॉपुलेशन साइज अब हम यूज करें सैंपल साइज, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक के न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा, okay. So parameter is linking with the population whereas statistics is linked with the sample. So जब हम statistics के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो हम बेसिकली स्टेटिस्टिक यूज कर रहे होते हैं, मीन सैंपल डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उसके रिजल्ट आते हैं वो हम कह देते हैं कि यही पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। सो इन तमाम जो डिस्कशन अभी तक हमने की है इससे हम कंक्लूजन क्या कर रहे होते हैं कि हम बेसिकली सैंपल की बेसिस के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं अबाउट द पॉपुलेशन। नाउ वी कैन से कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से इंजीनियरिंग मेथड के साथ लिंक की जा सकती है। नॉर्मली जब हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होते हैं तो इंजीनियरिंग में हम जब भी फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट, मैकेनिकल प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, so that product design is based on some physical laws, okay, like इसी तरीके से अगर कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाना है तो वो कुछ कोई केमिकल लॉज के ऊपर जो वो बेस कर रही होती है, उन लॉज को हम बेस बनाते हुए ओके हम जो उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। तो सेम इज द केस, सेम टाइप ऑफ रीजनिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम सैंपल डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पॉपुलेशन के बारे में जो है वो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, ओके। So the ultimate thing is in statistics we use the sample data to make the conclusion, to draw the some decisions about the population data, okay. So that's why हम कहते हैं कि statistics के अंदर हम हमेशा sample data को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। There is no need to collect all the data, okay. Okay, so अब हम आ जाते हैं कि हमने जैसे पहले डिफाइन किया कि स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, कैरेक्टराइजिंग एज वेल एज एनालाइजिंग द डेटा। सो अब हम स्टैटिस्टिक्स की फील्ड को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अनदर इज कॉल्ड एज द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, और इस डाटा को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है। मींस डाटा कलेक्शन मेथड क्या होगा, प्रेजेंटेशन करते वक्त हमने टेबल्स इस्तेमाल करने हैं या ग्राफ हमने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, या हमने ग्राफ्स या चार्ट्स जिनको हम कहते हैं वो इस्तेमाल करने हैं। और कैरेक्टराइजिंग से मुराद क्या है कि मीन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ इफेक्टिव यूनिट, हाउ मच वेरिएशन इज अकरिंग इन दिस डाटा, लाइक दैट। डाटा की शेप किस तरह की है, ठीक है, सो वो हम ग्राफ्स को देखते हुए डाटा की शेप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम जस्ट डाटा को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो डिस्क्राइब करने से क्या मुराद है कि हम जस्ट ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि डाटा हमें बता क्या रहा है, हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो हम ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को अडॉप्ट करते हुए उस डाटा को डिस्क्राइब करने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। That is all about the descriptive statistics. अब आ जाते हैं जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसे हमने पहले कहा कि हम बेसिकली सैंपल डाटा को इस्तेमाल करते हुए डाटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो हमने सैंपल डाटा की बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स निकाले हुए, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, यूजिंग दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स we are drawing some conclusion, okay, किसके बारे में हम conclusion draw कर रहे होते हैं, about the population, ठीक है। सो जो हम डिस्क्रिप्टिव डाटा को इस्तेमाल करते हुए
अपने पॉपुलेशन डाटा के बारे में जब हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। सो आई होप के आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अनदर इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सर इन्फ्रेंशियल एक बार दोबारा रिपीट कर दें। ओके जी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम ये कह रहे हैं कि यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स we are drawing some conclusion about the population data. For example, जैसे हमने कहा कि हमने प्रोडक्ट बनाई है और हमने 1 लाख प्रोडक्ट बनाई है, उसमें से हमने सैंपल पिकअप किया 5000 का, और हमने उन 5000 में से फर्दर एनालाइज किया, हमें ये पता चला कि ऑन एवरेज हम जो है वो 10 डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, इसी डेटा सेट को इस्तेमाल करेगा और हम कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि वो जो हमने 1 लाख प्रोडक्ट बनाया है, क्या ऑन एवरेज हम एवरी 1000 या एवरी 5000 के अंदर 10 डिफेक्टिव यूनिट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्राइंग सम कंक्लूजन based on the descriptive statistics, or you can say based on the sample data about the population. So वो जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्लियर जी? यस। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम बार बार जो बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा। सो हमारे पास अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि डेटा जो है वो उसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स हो सकती है, मीन डिफरेंट तरह का हमारे पास डेटा हो सकता है, क्योंकि वंस वी नो द टाइप ऑफ डेटा, देन उसी टाइप के अकॉर्डिंगली हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं कि जिनको हम उस टाइप ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा है विच इज कॉल्ड एज द क्वालिटेटिव डेटा, जिसको हम एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं। सो क्वालिटेटिव डेटा के एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है, इसको हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं इन अ बाइनरी फॉर्म, और यू कैन से क्वालिटेटिव डेटा को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमने चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल करना है, लाइक जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स इज अ एट्रीब्यूट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, नेम ऑफ अ सिटी, रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इट्स अ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा। ओके, और यू कैन से हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं इन सेंस ऑफ गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। ओके, सो दिस इज आल्सो अ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डेटा। द सेकंड टाइप जो है दैट इज अ वेरिएबल डेटा, जिसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी हम कहते हैं। सो वेरिएबल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा को हम फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वन इज अ डिस्क्रीट डेटा या इसको हम काउंटेबल डेटा भी कह सकते हैं। मीन ऐसा डेटा सेट जो मेजर ना किया जा सके बट काउंट किया जाए, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करें, उनको काउंट करें ना कि हम मेजर करें। हम ये हरगिज नहीं कह सकते 5.3 बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, या हम ये कहते हैं 5.4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नो। सो ये मेजरेबल नहीं है, काउंटेबल है। सो जो काउंटेबल डाटा होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा, या आप कह सकते हो काउंटेबल डाटा। ऐसा डाटा सेट जिसको हम मेजर कर सकें, लाइक वेट ऑफ अ प्रोडक्ट, लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट, डायमीटर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, हाउ मच प्रेशर वी आर गिविंग इन अ मशीन टू अ प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस डाटा। सो जिस चीज को हम मेजर कर सकें वो कॉन्टिन्यूस डाटा हमारे पास आ जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि व्हाट इज द एट्रीब्यूट और क्वालिटेटिव डाटा, सो दैट जिसको हम जस्ट क्लासिफाई कर सकें। ठीक है, यस नो की सेंस में, सक्सेस फेलियर की सेंस के अंदर, या नेम्स की सेंस के अंदर, दैट इज एट्रीब्यूट डाटा। इवन रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, क्योंकि जस्ट वो नंबर्स हम कोई मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि जस्ट स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडीज जो हम दे रहे होते हैं, वो भी आप उसको एट्रीब्यूट टाइप ऑफ डाटा कह सकते हैं। जबकि डिस्क्रीट जो है, या हम कहते हैं इट्स अ काउंटेबल डाटा, नॉट अ मेजरेबल, जबकि कॉन्टिन्यूस इज अ मेजरेबल डाटा होता है। ठीक है, जो कि हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंगली मेजर कर रहे हैं। ओके, सो इन डाटा सेट्स को हमने जो स्केल, मीन इनको हमने कुछ मेजरमेंट मेथड देना है, तो उन मेजरमेंट मेथड के लिए हम फर्दर स्केल डिफाइन कर रहे होते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स। वन, जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्केल है विच इज अ नॉमिनल स्केल।
So nominal scale क्या होता है? This is जो first two types of scales and this is linked with the qualitative type of data. Okay. So इसमें हमारे पास जो nominal scale है, this is purely using to classify. Like जैसे अभी हम बात कर रहे थे name of the students, okay, gender, male, female, religion, ठीक है, name of a city, type of products. So ये सारी के सारे क्या है? Nominal scale है कि जिसको हम just categorization purpose के लिए यूज करें या क्लासिफिकेशन ऑफ वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट के लिए हम इस्तेमाल करें, ठीक है जी। जबकि जो ऑर्डिनल स्केल होता है इसमें ऑब्वियसली इट्स अ हायर ऑर्डर ऑफ द नॉमिनल स्केल, बट इसके अंदर हम चीजों को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल तो कर ही रहे होते हैं, बट साथ ही साथ ऑर्डिनल के अंदर हम प्रोडक्ट को रैंक भी कर सकते हैं, मीन ऑब्जेक्ट्स को हम रैंक भी कर सकते हैं या ऑर्डर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि this product is very bad or only bad or good or very good. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम उनको रैंक कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट गुड है, ओके, बैड है, वेरी बैड. So it means good is better option or a greater than option compared to the bad. Bad is a better option or a greater than option compared to a very good. So which mean हम यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं या रैंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं प्रोडक्ट रेटिंग को, पुअर प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट और एक्सीलेंट प्रोडक्ट, ठीक है। सो वी आर रैंकिंग, सो एक्सीलेंट इज बेटर देन गुड, गुड इज बेटर देन पुअर, ओके। सो दैट मीन कि जब हम रैंकिंग कर सकें या उनको ऑर्डर कर सकें तो उस वक्त हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज अ ऑर्डिनल स्केल। जबकि अगर हम सिर्फ क्लासिफाई कर सकें, लाइक जैसे मेल और फीमेल, so we are just classifying, we are not saying कि female is better than male or male is better than female, so वो हरगिज हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते। so just classification है तो nominal scale है, but if you are classifying as well as ordering them, ठीक है, mean उसको rank कर रहे हो तो वो फिर ordinal scale आ जाता है। okay, third and fourth जो scale है that is linked with the interval quantitative variable or a quantitative type of data set के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली लोग इसको जस्ट नाम दे देते हैं सिंपल स्केल, लेकिन हम इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो इंटरवल स्केल आपके पास आ जाएगा, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ प्लस एंड माइनस सेंस के अंदर। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि student A has the marks of 90, student B has the marks of 80. So हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि student A के 10 marks ज्यादा है, मीन प्लस की सेंस के अंदर हम बात करें। क्या हम ये कह दें कि student B के marks 80 हैं, 10 marks कम है student B से, but we cannot say कि student A 10 times more intelligent है, ऐसा नहीं हम कह सकते, ठीक है। उसके marks प्लस ज्यादा है या कम है। Okay, so we are talking about in terms of plus and minus, right? जबकि रेशियो स्केल के अंदर जो है वो हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की सेंस के अंदर हम बात कर रहे हो कि हम ये कह सकते हैं कि इतने टाइम ये चीज ज्यादा है या इतने टाइम ये चीज कम है, right? So but the main difference between interval scale as well as a ratio scale is the value of the zero. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो इंटरवल के अंदर उस जीरो का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करे, जबकि रेशियो में अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो दैट मीन दैट थिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जीरो है, ऑब्वियसली उसने पेपर दिया और लेट्स से उसने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ही गॉट द मार्क्स जीरो, दैट डजंट मीन कि उसने पेपर ही नहीं दिया या वो स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर। Okay, that student is existing but he got the marks zero. Same is the case, you can take the example of temperature. So अगर हम कहते हैं कि आज जो है वो 0 डिग्री टेम्परेचर है, so that doesn't mean कि जो है वो टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। Obviously there is a temperature but that 0 has some importance, some number को indicate कर रहा है। जबकि जब हम रेशियो स्केल में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी गाड़ी की स्पीड जो है वो 0 है, so that mean कि वो गाड़ी चल ही नहीं रही, सो इस जीरो का मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर। क्लियर जी? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी, एनी क्वेश्चन? अपने आप को अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन पूछें। जी जी सर रेशियो स्केल मतलब
अगर जीरो भी है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है, और उसमें मतलब जीरो है तो उसका मीनिंग है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रेशो के अंदर जीरो का मतलब है कि अगर किसी की वैल्यू जीरो है तो दैट मीन वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्पीड ऑफ अ कार। इफ वी आर सेइंग कि जी गाड़ी की स्पीड जीरो है, इसका मतलब है गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही, ठीक है ना, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है? जबकि ओके यानी कि एब्सेंस ऑफ दैट थिंग को इंडिकेट कर रहा है। जबकि इंटरवल ओके स्केल के अंदर अगर जीरो आता है तो दैट जीरो इज इंडिकेटिंग समथिंग। जैसे हम टेम्परेचर की एग्जांपल ले रहे हैं या स्टूडेंट के मार्क्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर वहां पे जीरो है तो दैट जीरो इज इंडिकेटिंग समथिंग। दैट डजंट मीन कि वो चीज वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जैसे टेम्परेचर, अगर हम कहते हैं कि आज 0 डिग्री टेम्परेचर है, सो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट जीरो हैज सम मीनिंग, सम नंबर। जबकि रेशियो के अंदर उस जीरो जो है वो एब्सेंस को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, सो अब अगर हम इन जो इंटरवल्स हैं, अगर हमने इनको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, तो नॉमिनल के अंदर जो आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा, विच इज, क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया है, दिस इज जस्ट यूज्ड टू क्लासिफाई और कैटेगराइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, लाइक नेम ऑफ अ स्टूडेंट, नेम ऑफ अ सिटी, ठीक है, नेम ऑफ अ प्रोडक्ट और अ टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होंगे? इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट क्लासिफाई करें या कैटेगराइज करें इस पर्सन का ये नाम है या नहीं है, मीन दिस इज इक्वल और नॉट इक्वल। जबकि ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम बात करें ऑर्डर की, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन की, सो दिस प्रोडक्ट इज वेरी गुड और अ गुड और अ बैड और अ वेरी बैड, तो हम ऑर्डरिंग की बात करें, रैंकिंग की बात करें, मीन मैथमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद लेस देन और ग्रेटर देन साइन। जबकि इंटरवल के अंदर, जैसे हमने को पहले एक्सप्लेन किया, कि हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं, मीन प्लस माइनस सेंस के अंदर हम चल रहे होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट मीन देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। उस जीरो का मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। जबकि रेशियो के अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं वो डिवीजन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे जीरो का मतलब होता है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन दैट थिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, इफ प्रेशर इज जीरो दैट मीन देयर इज नो प्रेशर। इफ स्पीड इज जीरो दैट मीन गाड़ी नहीं चल रही है, मशीन नहीं चल रही। ओके, सो रेशियो के अंदर जो है जीरो का मतलब है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर। सो फिलहाल जो है वो ये स्केल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज हम जो है वो वेरिएबल्स को ताकि कैटेगराइज कर सकें। इज इट अ नॉमिनल वेरिएबल है, मीन क्वालिटेटिव डाटा तो है, बट इज इट अ नॉमिनल स्केल डाटा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। इज इट अ क्वालिटेटिव डाटा बट ऑर्डिनल स्केल है, या ये रेशो है या इंटरवल है। जनरली आई वुड रिकमेंड कि इंटरवल एंड रेशो को आप एक ही कैटेगरी के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो, सिंपल स्केल भी कह सकते हो। ओके, सो अब हमने बात करनी है कि हमने इनको एनालाइज करना है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को किया। जी पूछे क्वेश्चन जो पूछते हैं, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। सर ये जो आपने लास्ट इंटरवल का बताया, उसमें सिर्फ दो क्वांटिटीज ही हो सकती हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं? नहीं, कुछ भी एक को रेफरेंस बना के दूसरे को हम डिफाइन करेंगे ना कि वो इतना ज्यादा है या कम है, तो वो एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। बिल्कुल एक से ज्यादा भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। लाइक जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि वेदर इज इंक्रीजिंग 5 डिग्री एवरी डे, सो दैट मीन आई एम सेइंग कि जी आज अगर टेम्परेचर 10 डिग्री है तो कल 15 है, उससे अगले दिन 20 है, उससे अगले दिन जो है वो 25 है। सो हम अरिथमेटिकली उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से रेशियो के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। ओके, सो जो फर्स्ट थिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो ब्रांच थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हम उसको अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने क्या कहा था कि बेसिकली हम डाटा को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको करैक्टराइज कर रहे होते हैं, ठीक
हम बेसिकली डाटा की शेप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो डाटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है. सो वी आर फर्दर डिस्कस कि हम जो है वो डाटा को दो मेन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया. वन इज क्वालिटेटिव जिसको हम एट्रीब्यूट कह रहे थे, एंड अदर इज क्वांटिटेटिव. सो फिलहाल जो हम एनालिसिस डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि अगर मेरे पास क्वालिटेटिव डाटा हो और मैंने उस क्वालिटेटिव डाटा को डिस्क्राइब करना, तो उसके लिए मेरे पास कौन से मेथड है. सो इस जब हम क्वालिटेटिव डाटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और यू कैन से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटेटिव डाटा. सो हम डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए जा रहे हैं. सो डिस्क्राइब करने के लिए आइदर वी कैन यूज टेबल्स, ग्राफ्स और नंबर्स. ओके, सो अब टेबल्स में हम यहाँ पे इंडिकेट करें आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट वन वे टेबल और अ टू वे टेबल और अ एन वे टेबल. सो वन वे टेबल से क्या मुराद है कि अगर मैं एक फैक्टर कंसिडर कर रहा हूँ, फैक्टर से क्या मुराद है कि अगर मैं एक वेरिएबल के तौर पर उसको कंसिडर कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक डाटा सेट है जो कि एम्प्लॉयज का डाटा है. ठीक है, सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये डाटा सेट ईमेल भी किया हुआ है. सो इट्स बेटर अभी मैं आप लोगों को शो भी करता हूँ, अगर आप लोग भी इसको डाउनलोड करके जो है वो उस डाटा सेट को देखिएगा. जैसे मैं अगर लेट से कि मैं उस डाटा सेट को जो है शो भी करवाऊंगा आपको थोड़ी देर तक. सो एम्प्लॉयड डाटा सेट के अंदर हमें एक वेरिएबल मिल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल है जी जेंडर. ओके, और एक वेरिएबल हमें मिल रहा होगा जॉब कैटेगरी. ठीक है जी, जॉब कैटेगरी. ओके, राइट. सो अब दिस इज वन फैक्टर, दिस इज अनदर फैक्टर. ओके, इसी तरीके से मेरे पास है लेट से जी एम्प्लॉयज की एजुकेशन. दिस इज अनदर फैक्टर. अगर आप एक वक्त में सिर्फ एक फैक्टर को कंसिडर कर रहे हो, मीन दैट इज वन वेरिएबल और वन फैक्टर, देन हम जो टेबल इस्तेमाल करेंगे वो हम वन वे टेबल इस्तेमाल करेंगे. अगर हमने दो फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, ओके, लाइक जेंडर एंड जॉब कैटेगरी, देन वी विल यूज टू वे टेबल. और अगर मैंने तीन यूज करना है तो देन वी विल यूज थ्री वे टेबल. सो दैट मीन इफ वी हैव n फैक्टर्स then we will use n way table to represent the data set. अब ये वन वे टेबल से क्या मुराद है, टू वे टेबल हम किस तरीके के नजर आता है, ये हम आर के जरिए जो है वो देखेंगे. सो फिलहाल जस्ट मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. वन वे टेबल लुक लाइक वेरी सिंपल, लाइक जेंडर है अगर हमारे पास, सो वन वे टेबल से मुराद हमारे पास क्या है जी, मेल एंड फीमेल. फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कितने मेल में इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, कितनी फीमेल्स काम कर रही हैं. सो वी कैन यूज काउंट, राइट, काउंट, एंड लेट्स से जी 110 मेल काम कर रहे हैं एंड 50 फीमेल्स जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं. दिस इज वन वे टेबल. सो टू वे क्या हो जाएगा कि हम ले लें जी जेंडर मेल, फीमेल. ओके, जॉब कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे हम ले लेते हैं जी जॉब कैटेगरीज, और जॉब कैटेगरीज के अंदर हम ले लेते हैं जी मैनेजर. ओके, लेट्स से क्लर्क एक है. सो कितने मेल ऐसे हैं जो कि मैनेजर की पोजीशन के ऊपर जॉब कर रहे हैं, कितने मेल ऐसे हैं जो कि क्लर्क की पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, एंड सो ऑन. सो दिस इज अ टू वे. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आइदर आपका जो डाटा सेट है वो आपने वन वे टेबल के जरिए एनालाइज करना है, टू वे. सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने पर्सपेक्टिव से जो है वो अपने डाटा सेट को एनालाइज करने के लिए जा रहे हैं. सो वंस कि आपने उस टेबल के जरिए उसको रिप्रेजेंट कर लिया, तो हम इसी टेबल्स को जो है वो ग्राफिकली भी इंडिकेट कर सकते हैं. लाइक अगर वन फैक्टर है, मीन वन वे टेबल है, तो उसके लिए ग्राफिकल जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, आइदर यू कैन अप्लाई सिंपल बार चार्ट और अ पाई चार्ट. ठीक है, सो मैं ये थ्योरेटिकली नहीं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. सो ये हम आर के जरिए ही ड्रॉ करके देखेंगे कि बार चार्ट किस तरीके का नजर आता है या पाई चार्ट किस तरह का नजर आता है. सो मे बी पॉसिबल आप लोगों को ऑलरेडी पता भी हो, बट स्टिल हम इसको जो है वो आर के जरिए देखेंगे. इसी तरीके से अगर आपका डाटा सेट जो है वो टू वे या मोर देन टू वे है, देन यू कैन अप्लाई मल्टीपल बार चार्ट, या इसको हम ग्रुप बार चार्ट भी कहते हैं, या यू कैन अप्लाई द कंपोनेंट बार चार्ट, इसको हम स्टैक बार चार्ट भी कहते हैं. ओके, और अगर टू वे या मोर देन टू वे है तो फिर इन चार्ट्स को हम यूज कर रहे होते हैं टू डिस्क्राइब द डाटा. एंड लास्ट थिंग इज द नंबर्स. सो हम काउंट्स के जरिए इंडिकेट कर सकते हैं या फिर हम परसेंटेज के जरिए इंडिकेट कर सकते हैं. सो क्वालिटेटिव डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए तीन वेज हैं. आइदर यू कैन यूज टेबल्स,
Either you can use graphs or either you can use numbers. Okay, so jumping towards the quantitative type of data. अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है और क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर जो है वो अगर हमने डाटा को एनालाइज करना है, सो अगेन लाइक द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा कि हम उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नंबर्स फॉर्म में. सो रिमेंबर दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा, सो हम यहाँ पे मेनली डिस्कस करें कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डाटा को हम डिस्कस करें. ऑल्दो हम डिस्क्रीट डाटा को भी जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, बट स्पेशली जो ग्राफ्स हम यहाँ पर डिस्कस करें, मीली हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट, ये ज्यादातर हम कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डाटा के लिए ही ड्रॉ कर रहे होते हैं. ठीक है, सो डॉट प्लॉट आप डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इसमें हमारे पास जो क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा है, जो टेबल्स हमने बनाने हैं या ग्राफ्स बनाने हैं, सो और नंबर्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल्स अगर मैं करूं स्टार्ट, ठीक है, सॉरी अगर हम जो है वो टेबल्स से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से एक सेकेंड. सो लेट मी स्टार्ट विद द टेबल्स. सो टेबल्स में हमारे पास जो फर्स्ट चीज है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव है या कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ वेरिएबल है, ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम के हमारे पास वेट ऑफ द प्रोडक्ट है या लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट है, सो या डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट है, मुझे उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करनी है. मीन रिमेंबर दैट इन कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डाटा व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द डाटा, कि डाटा की शक्ल किस तरह से बन रही है. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेप ऑफ द डाटा हमारे पास किस तरह से आ रहा है. सो हमने अब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करनी है. ठीक है, मीन डाटा को अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंगली, विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट इज क्लासेस और यू कैन से ग्रुप्स. सो ये आप लोग ऑलरेडी अपने मैट्रिक के अंदर जो है वो चैप्टर के अंदर पढ़ के भी आए होंगे कि हाउ टू क्रिएट द क्लासेस, हाउ टू क्रिएट द ग्रुप्स, बट हम क्विकली उसको जो है वो रिव्यू करें कि हम किस तरीके से बना सकते हैं. सो उसके लिए हमारे पास जो है वो ये 4 स्टेप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सबसे पहले तो हम जो है वो काउंट कर लेंगे कि हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर अवेलेबल जिनके हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी. जो सेकंड स्टेप होगा, once we find out कि how many data points are there, the second step is we will calculate the range. और रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू इन योर डेटा सेट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन योर डेटा सेट. हम रेंज इस फार्मूला के जरिए कैलकुलेट कर लें. ठीक है, सो लार्जेस्ट वैल्यू इन योर डेटा सेट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो वंस वी कैलकुलेट द रेंज, स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने कैलकुलेट करना है जी क्या, नंबर ऑफ क्लासेस और यू कैन से द नंबर ऑफ ग्रुप्स. सो नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ ग्रुप्स का क्या मतलब है कि आपने इन डेटा सेट को कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर. सो वो नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ ग्रुप्स कैलकुलेट करने के हमारे पास ये 3 मेथड्स अवेलेबल है. मेथड नंबर 1 क्या, वो कहता है जी 1 प्लस 3.3 log of n. ठीक है, सो वेयर दिस n इज रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर ऑफ वैल्यूज. सो आप उस नंबर को जो है लॉग लो, 3.3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कर दो. सो जो भी आपके पास आंसर आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आंसर आता है 8.4. अब आपने करना क्या है कि आपने इसको राउंड ऑफ बेशक कर लें इनटू द नेक्स्ट नंबर. ठीक है जी, एक चीज याद रखिएगा कि जो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आता है आपने इसको हमेशा इंटीजर फॉर्म में लेना है. बेशक नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर लें, बेशक लोअर नंबर के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर लें. सो इसमें अब राउंड ऑफ की सेंस में हमारे पास आ रहा है. सो सेम इज द केस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लासेस. आइदर यू कैन यूज दिस फार्मूला which is log 2 base 2n plus 1. ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते हो दिस रूल कि अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स 50 या 50 से कम है, सो यू कैन यूज नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ ग्रुप्स 5 to 7. और अगर 50 to 99 है, सो यू कैन यूज नंबर ऑफ क्लासेस बिटवीन 6 to 10 एंड सो ऑन. सो आई वुड रिकमेंड यूज द फर्स्ट फार्मूला. ठीक है, सो आप तीनों में से कोई यूज कर सकते हो, बट वी कैन यूज द फर्स्ट फार्मूला. ठीक है, तो तीनों एक ही है.
ओके सो अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास रेंज का आंसर आया होगा, अब आपने उसको डिवाइड कर देना है किसको, नंबर ऑफ क्लासेस से, जो भी आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस का आंसर आएगा। सो मेक श्योर कि आपकी जो नंबर ऑफ क्लासेस आपने उसको राउंड ऑफ कर लेना। जैसे आप डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टिंग आंसर होगा उसको हम कहते हैं क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कह देते हैं या फिर हम उसको क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं। मींस कि ईच क्लास का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, मीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट क्लास क्या होगा और एंडिंग पॉइंट ऑफ दैट क्लास क्या होगा। सो वो हमें क्लास विड्थ इंडिकेट कर रही है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये 30 डाटा सेट अवेलेबल है जो कि एज ऑफ द स्टूडेंट्स को इंडिकेट करते हैं और मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सो आई विल डू दैट कि सबसे पहले जी नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 30 है, रेंज कैलकुलेट करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी 54 इस डाटा सेट में, मिनिमम क्या है 18, दैट इज 36। सो आई डिसाइडेड यूजिंग द रूल नंबर 5 द थर्ड कि जी मैं नंबर ऑफ क्लासेस, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ डाटा सेट 50 से कम है तो मैं 5 क्लासेस बनाऊंगा। सो इट्स अप टू यू, यू कैन यूज 1 + 3.3। ओके, एक और चीज याद रखिएगा कि इट माइट बी पॉसिबल कि नंबर ऑफ क्लासेस यूजिंग डिफरेंट रूल्स आपके पास एक आध ऊपर नीचे हो सकती है। सो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज जस्ट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, नंबर ऑफ ग्रुप कितनी बनानी है। सो मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिशियंस ये कहते हैं कि जो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए वो 5 to 20 के दरमियान होनी चाहिए, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड दीज नंबर ऑफ क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हमें इंडिकेट मिल रहा होगा नंबर ऑफ बार्स, जो है वो जो हम जब ग्राफिकली प्लॉट करेंगे वहां से हमें इंडिकेशन बहरहाल मिल रही हो। ओके सो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस भी आ गई और रेंज भी आ गई। अब आपने क्लास विड्थ निकालना है जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। सो आपने रेंज को डिवाइड कर देना विद द नंबर ऑफ क्लासेस, यू विल गेट 7.2। सो हमने इसको नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ कर दिया, 8 आ गया। ओके अब देखिएगा क्योंकि हमने नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ कर दिया तो इट माइट बी पॉसिबल जो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस है वो 5 या 4 भी बन सकती है, क्योंकि आपने नंबर नेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ ड्यू टू दिस राउंड ऑफ एरर। सो ये नंबर ऑफ क्लासेस में भी पॉसिबल है 5 ना भी बन, ठीक है, मे बी बन जाए, बट ये राउंड ऑफ एरर इज देयर। ओके बहरहाल अब हमने जी वो क्लासेस बनानी है। सो क्लासेस बनाने का या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीकेकार क्या होगा कि आपके पास यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन योर डाटा विच इज 18, और अब आपने इस 18 के अंदर ऐड करना है किसको, दैट इज द क्लास इंटरवल को, एंड मेक श्योर कि आपका वो 18 बीच में शामिल है, क्योंकि अगर हम 18 + 8 करते हैं तो आंसर आएगा 26। सो जब हम 18 + 8 करते हैं तो 26 का मतलब ये है कि वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 19 इंस्टेड ऑफ 18। जबकि क्लास लिमिट्स बनाते वक्त या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते वक्त आपने उस नंबर को भी बीच में शामिल करना, ठीक है। सो इसलिए इसका बेहतरीन हल क्या होता है कि आप क्या करो कि जो क्लास लिमिट जो आपके पास आई है उसमें आप ऐड करो 1 माइनस क्लास इंटरवल, मीन 8 है तो -1 करके 7 आप 18 में ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ गया जी 27, सॉरी 25। ओके सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्लास लिमिट्स, क्लासेस कह लो सिंपल या क्लास लिमिट्स कहते हो। सो इस लोअर वाले पार्ट को हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट, जबकि अपर वाले को हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अपर क्लास लिमिट। और अब हमें बाकी क्लासेस बनानी है। ओके सो बाकी क्लासेस बनाने का तरीकेकार क्या है कि सिंपल जो लोअर क्लास लिमिट है उसके अंदर जो एक्चुअल क्लास इंटरवल है मीन 8 उसको ऐड कर दो, ठीक है, 26 आ गया, और अपर में भी 8 ऐड कर दोगे तो 33 आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए 26 में 8 ऐड करोगे तो 34 आ गया, 33 में 8 ऐड करोगे तो 41 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है ये काम हमने कहाँ तक जाना है, जब तक आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट है वो कवर नहीं आ जाता। सो 41 में कवर नहीं हो रहा, सो इसलिए 34 + 8 42, 41 + 8 49, 42 + 8 इज 50, 49 + 8 इज 57। सो इस क्लास के अंदर 54 भी कवर हो गया, सो वी शुड स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। सो वंस
we have done the class limits to make the frequency distribution. Next अब हमने tally करना है. So tally करने का तरीकाकार क्या है कि 18 कौन सी क्लास में लाई करता है? फर्स्ट क्लास में लाई करता है. तो उसके लिए हम वन लाइन ड्रॉ कर देंगे. 20 कहाँ पे लाई कर है? वो भी यहीं पे लाई कर है. सेकेंड 21 वो भी इसी में लाई कर है. 27 वो सेकंड क्लास के अंदर लाई कर रहा है. सो हम हर नंबर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. इसी तरीके से 29 कहाँ पे लाई कर है? वो भी यहीं पे लाई कर है. 20 कहाँ पे लाई कर है? इस लाइन में लाई कर रहा है. 19 कहाँ पे कर है? जैसे ही 4 पूरे हो जाए और 5वां नंबर भी आ जाए तो हमने इस लाइन को क्रॉस कर देना. सो दैट इज इंडिकेटिंग 5. अब 6 आएगा तो फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है जी. सो दिस इज अ टैली क्राइटेरिया. once you completed the tally, उसके बाद आपने जस्ट सिंपली इनको काउंट कर लेना है. सो ये कितना है? 5 + 5 + 3 13. सो 13 स्टूडेंट्स की एज है दैट इज बिटवीन 18 to 25. इसी तरीके से 8 स्टूडेंट्स की जो एज है दैट इज 26 to 33 और 4 स्टूडेंट्स की एज है दैट इज बिटवीन 34 to 41. So this is the whole thing is called as the frequency distribution, classes as well as the frequency. So that means अब हमने जब once we have developed the frequency distribution, so we can define frequency distribution. So based on this plot या table हम frequency distribution को कैसे define कर सकते हैं कि if we arrange our data set with respect to their corresponding frequencies, that is called as a frequency distribution. So दोबारा से सुन लीजिएगा कि if we arrange our data set with respect to their corresponding frequencies, that is called as a frequency distribution. ठीक है जी. सो अब हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अटैच है. आगे मूव करें. सो देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर अटैच्ड दैट इज विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स लाइक मिड पॉइंट्स के जो हमने क्लासेस बनाए हैं. अगर मुझे इनके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, या इनको हम समटाइम्स क्लास मार्क्स भी कह देते हैं. क्लास मार्क्स भी इनको कहा जाता है. कुछ बुक्स के अंदर क्लास मार्क के टर्म यूज की जाती है. सो क्लास मार्क्स या मिड टर्म. सो लाइक जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है मिड टर्म मीन सेंटर वैल्यू. सो सिंपली 18 + 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे दैट इज अ मिड पॉइंट. ठीक है. 26 + 33 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो दैट इज द नेक्स्ट क्लास मिड टर्म एंड सो ऑन. राइट. नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स. ये आप कह सकते हो या इसको आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को. ठीक है. कि इंस्टेड ऑफ हम फ्रीक्वेंसी की बजाय हम प्रोपोर्शन देखना चाहते हैं कि कितने प्रोपोर्शन इस एज के अंदर लाई कर रहे हैं. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीकाकार क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो 4 डिवाइडेड बाय 30. सो दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. सो इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं. सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिफाइन करोगे कि इफ वी अरेंज आवर डाटा with respect to their corresponding relative frequencies, that is called as relative frequency distribution. Okay, so next है cumulative frequency. So cumulative frequencies हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्लास frequency as it is, then जो आपके पास आंसर आया है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट क्लास की frequency. So 13 + 8 is 21. So 21 में हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट क्लास की frequency 4, ठीक है, which is 25. So 25 plus next class frequency 28 and so on. So obviously जो cumulative frequency की last आएगा that would be equal to the sum of frequency. ठीक है. Okay, so next हमारे पास है class boundaries. So remember that class boundaries और जो simple classes है जिनको हम class limits भी कहते हैं, so इनमें difference है. So class boundaries सबसे पहले बनाने का तरीकेकार क्या होगा? सो क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीकेकार है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, जो आपके पास सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट होती है, ठीक है, उसमें से हम माइनस करते हैं फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट को. सो 26 - 25 वी गॉट 1.
सो जो भी आंसर आएगा उसको हमने हमेशा डिवाइड कर देना है 2 पे। सो जो आंसर आ रहा है विच इज 0.5, सो आपने क्या करना है, इस 0.5 को लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करके लिखना है और अपर क्लास में प्लस करके लिखना है। लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करके और अपर क्लास लिमिट में ऐड करके। सो अगर हम 18 में से 0.5 माइनस करते हैं तो 17.5, 26 में सॉरी 25 में ऐड करते हैं तो 25.5, 26 में से माइनस करते हैं तो 25.5 और 33 में ऐड करते हैं तो 33.5 एंड सो ऑन। सो एज यू कैन सी दैट कि लोअर क्लास बाउंड्रीज में और क्लास लिमिट्स में फर्क क्या होता है कि क्लास लिमिट्स के अंदर ये जो डायगोनल नंबर्स हैं ये सेम नहीं होते, जबकि क्लास बाउंड्रीज में ये नंबर्स हमेशा सेम होंगे। ठीक है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लास limits as well as the class boundaries. So we have discussed the first tabular method, that is the frequency distribution, कि हमने जो है वो एक क्वांटिटेटिव टाइप या कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ जो डेटा है या जो वेरिएबल टाइप ऑफ डेटा है उसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट अप्रोच इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी कैन डेवलप द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हमने उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अभी हमने डिस्कस किए। अब हम जो है उसका फर्स्ट ग्राफिकल मेथड अप्रोच डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमने इस टेबल को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वो कौन सा हमारे पास जो है वो टूल अवेलेबल है। सो दैट टूल इज कॉल्ड एज अ हिस्टोग्राम। ठीक है, अब अगर हम देखें हिस्टोग्राम की जो शक्ल हमें नजर आ रही है वो हमें एग्जैक्टली लुक लाइक अ बार चार्ट नजर आ रही है, बट दिस इज नॉट अ बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या होता है, जो सिंपल बार चार्ट या जो हम मल्टीपल बार चार्ट बना रहे होते थे उनमें इन बार की विड्थ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लेंथ की इंपॉर्टेंस थी क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं। जबकि हिस्टोग्राम के अंदर बार की विड्थ की भी एक इंपॉर्टेंस है और लेंथ की भी इंपॉर्टेंस है। सो लेंथ बेसिकली उसी चीज को इंडिकेट कर रहा होता है, लाइक जैसे फ्रीक्वेंसी को जैसे वहां पे हम शो कर रहे थे। सो यहाँ पे भी जो बार की विड्थ है वो बेसिकली इंडिकेट क्या कर रही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइंग बिटवीन दिस क्लास, कि इस रेंज के अंदर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लाइक कर रहे हैं। और जो विड्थ है वो बेसिकली आपकी ईच क्लास के विड्थ को इंडिकेट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लास इंटरवल, जो अभी हमने पीछे डिसाइड किया था विच वाज द 8। ओके, सो जो हमने प्रीवियसली जो 8 के जरिए डेवलप किया है। So each bar width basically is equal to your class interval जो आपने decide किया होता है। ओके, और अब हिस्टोग्राम के अंदर एक्स एक्सिस के अंदर हम क्लास लिमिट्स नहीं बल्कि क्लास बाउंड्रीज को इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम के अंदर इन बार के दरमियान में विड्थ गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबकि सिंपल बार चार्ट्स के अंदर वो गैप भी होता है। सो हमने हिस्टोग्राम के अंदर इन गैप्स को जो है वो रिमूव करना है, इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज को इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन नो दैट कि क्लास बाउंड्रीज के अंदर कोई गैप नहीं होता, जबकि क्लास लिमिट्स के अंदर हमने देखा था कि गैप था 18 से 25, देन 25 और फिर 26 था। सो देयर इज अ वन वैल्यू गैप। तो हमने इस गैप को खत्म करने के लिए क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। सो दैट्स व्हाई हिस्टोग्राम के अंदर जो है वो हम क्लास बाउंड्रीज को इस्तेमाल करें। ओके, so, अब हम ड्रॉ कैसे करें, एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्रीज को अब लिख लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट क्लास बाउंड्री टू द लार्जेस्ट अवेलेबल क्लास बाउंड्री, और ईच हमारे पास क्या है, दैट इज इंडिकेटिंग कि फर्स्ट क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास लिमिट एंड फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री लिमिट, एंड देन सेकंड क्लास की लोअर 25.5 ही है, सेकंड क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, देन थर्ड क्लास की अपर, फोर्थ की एंड फिफ्थ। ठीक है, सो वंस यू हैव रिटन डाउन देन वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, सो अब हमने करना ये है कि हमने इनको ग्राफ को जब ड्रॉ करना है, सो आपने क्या करना है, 17.5 से स्टार्ट करना है, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइंग इन दिस क्लास इज 13। सो हमने इस बार चार्ट को अप टू 13 तक लेके गए, देन आपने क्लोज करना है इसको कहां तक, 25.5 तक, क्योंकि आपके पास जो क्लास बाउंड्री है वो 17.5 से लेके 25.5 तक फर्स्ट क्लास को इंडिकेट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 13। सो सेकेंड क्लास की जो रेंज है वो 25.5 से लेके 33.5 तक है,
So we start from 25.5 to 33.5. Then third class क्या थी 33.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 41.5 and so on. ठीक है जी. Is it clear how to draw a histo है? हमने अभी हिस्टोग्राम जो है वो हमें बताता है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. सो बेसिकली हिस्टोग्राम को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, सो बेसिकली जो हिस्टोग्राम की शक्ल है वो हमें ये 4 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. नंबर 1, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा वैल्यूज. सो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा वैल्यू की बात करते हैं, सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द डाटा. ठीक है, क्योंकि इस शेप की बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा एंड हाउ मच वेरिएशन आर अकरिंग इन द डाटा सेट. ठीक है, सो ये हमें हिस्टोग्राम को देख के पता चले. सो स्टार्टिंग फ्रॉम के डाटा की शेप क्या है. ठीक है, अब वो जो शेप है वो कुड बी अ सिमेट्रिकल शेप हो सकती है, कुड बी अ स्क्यूड शेप हो सकती है. सो सिमेट्रिकल शेप का क्या मतलब है? इट वुड बी लुक लाइक दिस वे, बेल कर्व. ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड का जो है वो स्क्यूड दो तरह का हो सकता है. कुड बी अ पॉजिटिव स्क्यूड, जिसको हम राइट स्क्यूड भी कह सकते हैं, जिसकी राइट टेल लॉन्गर होगी. ठीक है, इट कुड बी अ पॉजिटिव स्क्यूड और यू कैन से राइट स्क्यूड, राइट, जिसकी राइट टेल लॉन्गर होगी. और जिसकी लेफ्ट टेल लॉन्गर होगी दैट कुड बी अ नेगेटिव स्क्यूड, या इसको हम लेफ्ट स्क्यूड भी कह सकते हैं. Okay, because it's a left tail long. Okay, it could be another shape, could be a bimodal. Okay, could be a uniform same shape. So आपके पास हिस्टोग्राम की मल्टीपल शेप्स जो है वो हो सकती हैं. So सबसे पहले तो हमें हिस्टोग्राम जो है वो डाटा की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. Okay, जनरली जो आपके पास जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उसकी जो आउटपुट आ रही होती है वो इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर जनरली लाई कर रही होती है. कुड बी सिमेट्रिकल, कुड बी स्क्यूड, मे बी पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो, मे बी बाय मॉडल भी हो सकती है और अदर भी हो सकती है, बट ज्यादातर जो शेप्स है वो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर लाई कर रही है. ओके ओके, सो इस इनकी बेसिस के ऊपर जो है वो बेसिकली फिर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा. दैट इज अ थर्ड थिंग जो नंबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, ये हम अभी डिस्कस करते हैं. एंड अनदर थिंग इज कि हाउ वी विल कैलकुलेट द वेरिएशन इन द डाटा. मीन हम डाटा के अंदर जो स्प्रेड आ रहा है वो हम किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे. दिस इज ऑल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द डाटा. मीन is it a symmetrical or is it a skewed or is it a bimodal. Okay, the third thing जो हमें हिस्टोग्राम इंडिकेट कर रहा होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि क्या आपके डाटा के अंदर कोई आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपके डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम डाटा पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, वो हमें कैसे पता चलता है कि लाइक जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हिस्टोग्राम है और मेरे पास कोई डाटा पॉइंट आ जाए, नेक्स्ट मेरे पास है जी 65, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है जी 70 और नेक्स्ट क्लास है जी 75. कोई डाटा पॉइंट इस रेंज के अंदर लाई कर रहा हो और कोई गैप बीच में आ रहा हो, सो दैट मीन ये वाली बार मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, आउटलायर इन द डाटा सेट या एक्सट्रीम पॉइंट इन द डाटा सेट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी जो प्रोडक्ट का डायामीटर है जो वो इम्पोर्टेंट है, और सर्टनली कुछ प्रोडक्ट का डायामीटर जो है वो नॉर्मल प्रोडक्ट के डायमीटर से ज्यादा बनना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा, मीन एक ज्यादा कोई कुछ यहाँ पे लायक है. सो दैट इज इंडिकेटिंग कि हम अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा साइज का डायमीटर बनाना शुरू हो गए. सो दैट आउटलायर और दैट एक्सट्रीम वैल्यूज इज इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल रीजनिंग इज अकरिंग इन योर प्रोसेस. ठीक है, कि क्या कोई मशीन का मसला बना है जिसकी वजह से ये आउटलायर आना शुरू हो गया, मीन हम ज्यादा डायमीटर का प्रोडक्ट बनाना शुरू हो गए, या ये कोई हमारे मटेरियल हम कोई डिफरेंट तरह का इस्तेमाल करना शुरू हो गए, या ये ह्यूमन एरर की वजह से आना शुरू हो गया. सो बेसिकली वो आउटलायर आपको इंडिकेट कर रहे होंगे कि आपके प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम अकर हुआ है. यू शुड इन्वेस्टिगेट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि उसके पीछे कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से आउटलायर एग्जिस्ट कर है. ठीक है, ओके. सो फोर्थ थिंग जो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है वो हमें हिस्टोग्राम इंडिकेट कर रहा होता है
कि is your process is lying within the specification limit or not. नॉर्मली जब भी कस्टमर हमें ऑर्डर देता है तो वो हमें ये स्पेसिफिकेशन लिमिट प्रोवाइड कर रहा है और वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर कस्टमर हमें प्रोवाइड नहीं करता तो जब कोई इंजीनियर कोई किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करता है तो वो उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन खुद से बताता है, ठीक है, जैसे मशीन की स्पेसिफिकेशन लिमिट्स उसके ऊपर लिखी हुई होती है। सो अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारा एक प्रोसेस है जिसकी में हम प्रोडक्ट बना रहे थे और हमने अपनी ये वेट को उस प्रोडक्ट की को इंडिकेट करते हैं और कस्टमर ने कहा था कि लेट्स से कि अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है वो 15 से लेके 45 के दरमियान होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई विल रिजेक्ट दैट प्रोडक्ट। सो विच मीन कि जो डेटा पॉइंट्स मेरे हिस्टोग्राम के इन स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर लाई कर रही हैं, that is indicating I am able to meet the specification limit. In other language we will say कि इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने में सक्सेसफुल हो गई हैं, जबकि ये वाला जो प्रोपोर्शन है या इतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर। सो दैट इज इंडिकेटिंग कि हम अपने प्रोसेस के अंदर ये जो इतना ज्यादा स्प्रेड आ रहा है, इस स्प्रेड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते, ठीक है, how we can minimize that. So all this kind of information is giving us by the histogram, ठीक है। The next type of tabular method is that is called as stamp and leaf plot, okay. जो फर्स्ट हमने पढ़ा which is frequency distribution tabular method था और उसके जरिए जो हमने प्लॉट बनाया which is a histogram। अब हम जो एक और इसको टेबल भी कह सकते हैं, इसको प्लॉट भी एक तरह का कह सकते हो, नॉर्मली लोग इसको टेबल की सेंस के अंदर लेते हैं। सो नाम इसका क्या है, स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट। सो स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट का जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, इट मीन इसके आप डाटा वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, वन पार्ट इज कॉल्ड एज स्टैम्प, अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज अ लीफ, ओके। सो इस प्लॉट को जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ओके जी। सो हम स्टैम्प एंड लीफ का जिक्र कर रहे थे। सो स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट जैसे हम नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हम अपने डेटा सेट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज द स्टैम्प पार्ट, अनदर इज अ लीफ पार्ट। सो स्टैम्प पार्ट जो है नॉर्मली ये होता है टेंस वाला पार्ट या हंड्रेड्स वाला पार्ट, ठीक है, जबकि जो डिजिट वाला पार्ट होता है उसको हम लीफ पार्ट कहते हैं। सो दैट मीन जो डिजिट वाला पार्ट होगा वो हमेशा लीफ होगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा आपका वो हमेशा स्टैम्प वाला पार्ट कहलाएगा। लाइक जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास सेम डेटा सेट है जो जिसका हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, अब मुझे इसका स्टैम्प पार्ट जो है वो बनाना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो टेंस वाला पार्ट है, अब लाइक जैसे 18 है, सो मैं 18 को लिख सकता हूँ 10 + 8, ठीक है, सो विच मीन 1/8। सो ये 1 का मतलब है 10, ठीक है, 8 यहाँ पे डिजिट को इंडिकेट कर रहा है। और इसी तरीके से अगर 19 होता तो मैं लिखता 1 और आगे मैं इसके लिख देता 9, सो दैट 1 and 9 मीन 19, ठीक है। इस तरीके से अगर 20 है तो 2 इज 20th पार्ट, ठीक है, और अगर 0 में लिख देता दैट इज इंडिकेटिंग 20, दिस इज अ डिजिट पार्ट, ठीक है। सो स्टैम्प बेसिकली आपके किस चीज को इंडिकेट करता है, स्टैम्प पार्ट इंडिकेट करता है आपके टेंस और हंड्रेड्स वाले पार्ट को, जबकि डिजिट जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है आपके लीफ वाले पार्ट को, ओके। सो इसमें अपने की बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि जो आपने स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट बनाया हुआ है, सो इस 1/8 का मतलब क्या है। सो इस 1/8 का मतलब है हम बता रहे हैं जी 18, सो वेयर 8 is a digit, 1 is basically the 10th part. So स्टैम्प एंड लीफ को ड्रॉ करने का तरीकेकार क्या होगा कि इसमें हम हमेशा जो है वो, अब आपने जो क्लास इंटरवल यहाँ पे रखा हुआ है वो बेसिकली रखा हुआ है 10 to 19, ठीक है, ये जो मैंने आपके पास प्लॉट बनाया हुआ, ठीक है, एंड देन 20 to 29, ठीक है, देन 30 to 39। सो यूजुअली लोग जो है वो टेंस जो है वो इसी डिजिट के अकॉर्डिंगली जो है वो चल रहे होते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 18 है तो 1/8 आ गया,
20 था तो 2 0 आ गया, ठीक है। 21 है तो 2 1 आ गया, ठीक है। देन 27 है तो 2 7 आ गया। बट आई वुड रिकमेंड के बजाय इसके कि आप स्ट्रेट डाटा से जो है स्टेप एंड लीव बनाना शुरू कर दो, आई वुड रिकमेंड कि आप डाटा को पहले सॉर्ट कर लो। मीन डाटा को सबसे पहले अरेंज कर लो। अरेंज किस तरीके से करो? असेंडिंग ऑर्डर वाइज, ठीक है। मीन स्मॉलर से लार्जेस्ट नंबर वाइज पहले आप अरेंज कर लो एंड देन यू कैन ड्रॉ द स्टेप एंड लीव, ठीक है। लाइक 1 8, क्योंकि 18 कितनी दफा आ रहा है जी? 1 2 3, so 3 टाइम 18 आ रहा है, और 19 1 2 और 3। सो इसलिए हमारे पास क्या रहा है जी? 1 8 1 8 1 8, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नंबर 18 ही है। सो देन 19 1 9 1 9 1 9, फिर 20 हमारे पास जो है वो 2 दफा आ रहा था, तो 2 0 2 0। देन 21 है तो 2 1, तो 21 3 दफा था, राइट। सो इस तरीके से जो है वो हम अपना स्टेम्प एंड लीव प्लॉट जो है वो बना लेते हैं। वेयर स्टेम्प पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्लासेस, जैसे हमने हिस्टोग्राम में क्लासेस को इंडिकेट करा। लीफ पार्ट इज बेसिकली इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी। सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस 1 से लेके मीन बेसिकली 10 से लेके 19 तक कितनी वैल्यूज लाइक कर रही हैं? 1 2 3 6 वैल्यूज लाइक कर रही हैं। 20 से लेके 29 तक कितनी वैल्यूज लाइक कर रही हैं? 5 6 7 8 9 10। सो 10 वैल्यूज जो है वो 20 से लेकर 29 तक लाइक कर रही है। 30 से लेकर 39 तक 9 वैल्यूज लाइक कर रही है। 40 से लेकर 49 तक जो है वो 3 वैल्यूज लाइक कर रही है, और 50 से लेकर 59 तक 2 वैल्यूज लाइक कर रही है, ठीक है। सो लीफ पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज को इंडिकेट करा या काउंट्स को इंडिकेट करा। ओके, लाइक अ हिस्टोग्राम, आप स्टेम्प एंड लीफ को देखते हुए भी अपने डाटा की शेप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट करूं, ठीक है, और मैं इसकी ग्राफ की शक्ल बनाने की कोशिश करूं, तो अब देखो यहाँ पे भी ये मुझे ग्राफ की शक्ल जब वो बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इट लुक लाइक अ सिमेट्रिकल कर्व अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो उसकी शेप को स्टैम्प एंड लीव जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ओके, एक और चीज याद रखिएगा कि स्टैम्प एंड लीव को हिस्टोग्राम के ऊपर एक एडवांटेज ये है कि हम किसी भी वक्त इस प्लॉट को देखते हुए ये इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक जैसे ये 2 2 इंडिकेट करे 22 को, सो हम कह सकते हैं कि ये 22 इस डाटा के अंदर लाए कर रहा है, ठीक है। ओके, सो जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि आप जो है स्टैम्प एंड लीव जो है वो हमारे पास डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि अगर स्टैम्प एंड लीव आपके डाटा सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सॉरी, हिस्टोग्राम के जरिए जो है वो हम इंडिकेट नहीं कर सकते कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो बेसिकली स्टैम्प एंड लीफ एंड हिस्टोग्राम सेम पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा की शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या जो डाटा वैल्यूज है, मीन आपका डाटा जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, या डाटा के अंदर कोई आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बट आई वुड रिकमेंड out of these two charts, draw the histogram. Histogram is more appropriate compared to the stamp. And so far we have discussed the tables part, in which we develop frequency distribution, and we discussed the different concepts of the frequency distribution, like how we can build the classes, then how we will identify the corresponding frequencies, as well as we have discussed how to develop the cumulative frequencies, relative frequencies, and then we discussed about the class boundaries. And based on that class boundaries, the frequency distribution, we develop the histogram, and as well as we have discussed the interpretation of the histograms, as well as we have discussed the stamp and leaf plot, like how we can draw the stamp and leaf plot. Right now in this lecture we are going to discuss with the numbers,
specifically, as I told you, that based on the shape of the data, right? Because right now we are talking about the continuous type of the data or a variable type of data, in which numbers can be represented the center of the data, which is also known as measures of central tendency, or also known as measures of location. So which means these are the measures which we can use to quantify the center of the data, or you can say these are the number. So like the mean number, or you could say the arithmetic mean is a number, or generically we can say these are the averages. So average must be the appropriate, and average can be defined as a single numerical value which can be represented to the whole data set. Okay, so a single value which can be appropriately or effectively represented the entire data set. So that is called as the average, and we have different types of averages. We will discuss them one by one in this video. Next, we have some important points which are also indicating basically the position of the data values, like where a particular data point is lying, or you can say how many data points are lying from this point and how many data points are more than this data point. So these are the indicating the positional point from the data values. Next, we have how much variation in the data set. Like these are called as the measures of variations or the measures of dispersion. And then we have two types of distribution, which is indicating about the shape of the data, like the histogram. As we have discussed in the previous lecture, as I told you, that it could be a symmetrical, or it could be a skewed, positive, negative skewed, or it could be a positive skewed. So that can be get numerically through skewness answer. Okay, so we will discuss them laterly, as well as kurtosis is indicating also about the distribution of the data, that is basically telling us about the weakness of the data. But right now, we are going to discuss in detail about the measures of central tendency, or you can say the measures of location. So in order to do that, I will use the data set that was given over here. But first of all, let me start with the very simple average method, or you can say the measure of central tendency method, that is called as AM. AM stands for arithmetic mean. Okay, so this is the arithmetic mean. So arithmetic mean, the formula is very simple, which is summation x over n. So the sum of values divided by the number of values. That means 11 plus 9 plus 9 plus 8 plus 10 plus 9 divided by the number of values, that is the 6. So we will get the arithmetic, right? So in arithmetic mean, this is basically a mathematical average, right? Uh, and the most important part in arithmetic mean is that it is using all the information that is available. That means it is using all the data set values that is available. Due to the formula, as we have seen that the arithmetic mean, which is represented with x bar, it uses all the data sets. So that means if data set containing any outlier, okay, or the extreme value, so that outlier or that extreme value will affect the answer of the arithmetic mean. For example, if we say there is a value 7, that is like, for example, 50. So from the rest of the value, this value is indicating extreme point or an outlier. So that outlier or extreme point is indicating something is happening in this variable. Okay, like for example, if I am taking the example of the production, and we are considering the machine processing time, and we have seen that the machine 1 is taking the time for part 1 11 minutes, okay, part 2 9 minutes, part 3 9 minutes, part 4 8 minutes, and so on. And suddenly there is a part that is taking 50 minutes. Okay, so is that part is some sort of a special part, or whatever the reason? So we should identify that what this particular values indicate. If I'm taking another example, like for example, if we say the marks of the student, for example, normally we will say
if we take the example of the class of 5 students, the first student got marks 30 out of 50, next got let's say 33 out of 50, 25 out of 50, okay, and then 35 out of 50, and one student got 50 marks, okay. So that is indicating a positive outlier. So that is indicating this student is getting, although on average class marks is around 30 or 31, but this student is indicating that he is the extremely intelligent, or you can say is very good in this particular subject. Or in other case, instead of 50, if some student has the 0, so this outlier has its own meaning. Like one of the student, it might be possible he is totally nil in this subject, and so on. So basically, the point over here is that the average value must be a particular number that is efficiently or appropriately representing the entire data set. So arithmetic mean is one of the average which uses entire information. And we have seen that due to the formula of the arithmetic mean, if there is some extreme value or a outlier value, that affect the answer of the arithmetic. Okay, so there is another average uh, compared to the arithmetic mean, which is a geometric mean. One more thing before talking about the geometric mean, when we are saying arithmetic mean, so generally we can say arithmetic mean can be applied on the arithmetic series. Okay, in mathematics we have seen that generally, okay, in an ideal condition, so that arithmetic series is such a series which has the common difference. Okay, the common difference, for example, if I'm saying 5, 10, 15, okay, we have 20, we have 25. So this is a arithmetic series which has a common difference. If we take the difference from the next number from the previous, next number from the previous, if we take the difference and the difference is common, so then we can apply the arithmetic mean, and such a series is called as a arithmetic series. Same is the case, the geometric mean can be applied on a geometric series in which we have the common ratio, okay, ideal condition. But how we can calculate the geometric mean? The form to calculate the geometric mean, there is a two formulas. One is a theoretical definition. So geometric mean can be calculated by definition is multiplying each number, each positive number, to all the rest of the numbers, okay, n numbers, and take the nth root. Like in this case, what we will do, 11 multiplied by 9 multiplied by 9 multiply by 8, multiply by 10, multiply by 9, and so on. Take the square root, and what kind of square root? Not the square root means sixth root, okay, because they have 6 number of values, okay. So the other method is we can apply the geometric mean using this formula, which is called as anti-log, okay. This is anti-log, and then summation log of xi over n, right? So which means in order to apply this formula, what we need, we first of all need to calculate the log of xi. So first what we will do, we will calculate the log of 11, okay, then we will calculate log of 9, log of 9, log of 8, log of 10, log of 9, and we will sum these numbers, okay. After calculating the logs, sum of this number divided by the number of value, which is 6. Whatever the answer you are getting, take the anti-log, you will get the geometry, okay. And the third mean or average is basically the harmonic mean. Okay, so the harmonic mean is basically can be applied on a harmonic mean basically can be applied on the reciprocal of the arithmetic series. So basically, whatever the arithmetic series is, if we take the inverse, that is basically the harmonic series. Like if there is a arithmetic series 5, 10, 15, 20, and so on, so the harmonic series would be 1 over 5, 1 over 10, 1 over 15, and so on, okay. So usually the question is,
how we can calculate, first of all, how we can calculate the harmonic series. So the formula of the harmonic series, harmonic mean is, that is n divided by summation 1 over x. So which means first of all we need to calculate the reciprocals, which is 1 over 11, 1 over 9, 1 over 9, 1 over 8, 1 over 10, as well as 1 over 9. We take the sum, okay? So this is a sum. And then number of values divided by sum of value, we will get the harmony. Okay. Now the question is, under what condition we will apply the arithmetic mean, under what condition we should apply the geometric mean, under what condition we should apply the harmonic mean. Okay. So just hold these two averages, we will talk about later. But first of all, and because all these three are the mathematical averages. Okay. So under what condition we should apply the arithmetic mean and geometric mean and the harmonic mean. Okay, before going to do that, like as I told you that we can calculate the geometric mean using the formula of, by definition is n x1 into x2 up to xn. Okay, so by definition, these numbers must be greater than or equal to 0. Must be greater than or equal to 0 होने चाहिए. Okay. So अगर आपके पास कोई वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है, so that mean हम उन नंबर्स की जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट नहीं कर सकते. Okay, so these numbers must be positive होने चाहिए. Okay, now the question is, under what condition we will apply the arithmetic mean, under what condition we should apply the geometric mean, under what condition we should apply the harmonic mean. So right now, first of all, I am going to talk about the arithmetic mean and the harmonic mean. So whenever we are taking a variable, like for example, this is let's say score in each game. So let's say we have 6 games and we have written down the score in each game. So that means that is indicating score per game, right? So right now we are talking about x per y, mean x divided by y. Okay, right now we are talking about x divided by y. If the upper part, mean the x part, like here is a score, if this is in a variable form, right, and the bottom part is a constant number or a constant form, mean it is not changing, then in such case we should apply the arithmetic. Whereas if x is a variable form, mean it is changing, okay, divided by y is in a constant form, that is not changing, that is constant, then we will apply harmonic mean. So इस केस में हम क्या करेंगे, हम arithmetic mean apply करेंगे और इस केस में हम harmonic mean apply करेंगे. Okay, for example, score per game. Okay, so हमें पता है कि टोटल हम कितनी गेम्स खेल रहे हैं, 6 गेम खेल रहे हैं. Okay, वो प्री डिसाइडेड, बट एवरी गेम के अंदर जो स्कोर है वो चेंज हो, so that is in a variable. इसी तरीके से हम कहें जी मार्क्स पर स्टूडेंट, सो हर स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो चेंज हो, सो एक्स जो है वो वेरिएबल फॉर्म में. इसी तरीके से हम कहें कि जी प्राइस पर प्रोडक्ट, सो ईच प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज हो रही है. जबकि अगर हमें कहूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है जी एवरेज स्पीड को, सो यूजुअली जब हम एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने जाते हैं, तो वी नो दैट इन फिजिक्स द फॉर्मूला इज द एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. ओके, अब हम कर क्या रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मुझे लाहौर टू फैसलाबाद जाना है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, लेट्स से वो चीज 150 किलोमीटर. तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. सो अब ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर फिक्स है, सो एक्स इज अ कांस्टेंट. ओके, जबकि टाइम जो वो वेरी करेगा, मीन हमने क्या कर दिया, हम इस 150 को 10 किलोमीटर के अंदर डिवाइड कर दिया एक कांस्टेंट नंबर के अकॉर्डिंग, और हमने नोट डाउन किया कि फर्स्ट 10 किलोमीटर में हमें कितना टाइम लग रहा है, अगले 10 किलोमीटर में हमें कितना टाइम लग रहा है. सो वाई इज अ वेरिएबल. सो इस केस के अंदर हम जो क्या करेंगे कि अगर x कांस्टेंट और y वेरिएबल फॉर्म में है, तो हम हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ द अरिथमेटिक मीन.
सो अगर मैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल हूँ, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बॉटल फिलिंग की एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक केमिकल इंडस्ट्री के अंदर हैं और हम या फूड इंडस्ट्री के अंदर है, सपोज हम पेप्सी बॉटल्स को जब वो फिल कर रहे हैं, सो बॉटल साइज इज द फिक्स, सो एवरी बॉटल के अंदर जो फिलिंग है वो वेरी कर सकती है, ठीक है जी। सो सच केस के अंदर जो है वो हम एवरेज बॉटल फिलिंग जो कैलकुलेट करना हो, सो इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक मीन वी शुड अप्लाई द हार्मोनिक मीन। जबकि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमने रेशियो की सेंस के अंदर ग्रोथ आ रही होती है, लाइक जैसे एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट्स, ठीक है, हम प्रोपोर्शनल एवरेज ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट्स जो है या परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट्स जो हमारे पास आ रही होती है, क्योंकि वो रेशियो की सेंस के अंदर जो है वो जनरली आ रही होती है, तो उस सेंस के अंदर हम फिर ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करें, ठीक है। सो ज्यादातर इन तीनों एवरेजेस में जो हमें ज्यादातर एप्लीकेशन नजर आ रही होती है वो मोस्टली अरिथमेटिक मीन की हमें नजर आ रही होती है। और अभी हमने देखा कि ये तीनों की तीनों जो एवरेजेस हैं दे आर द मैथमेटिकल एवरेजेस which is using the entire data set. So if there is extreme value in the data set, so these values will, or you can say these averages will be affect on those extreme values, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर के ऊपर वो अफेक्ट आ रहा होगा और हम ये चाहते हैं कि वो एक्सट्रीम वैल्यू को हम किस तरीके से डील करेंगे, या उनको डिलीट कर दिया जाए या हम किस तरीके से उनको डील करें, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज जो हमारे पास नेक्स्ट एवरेज आ जाती है विच इज अ मीडियन। सो मीडियन को जैसे हमने कहा था मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन है, सो मीडियन एक्चुअली आपको एग्जैक्टली सेंटर ऑफ पोजीशन इंडिकेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या है कि इसको हम पोजीशन एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम डाटा सेट को बिल्कुल यूज नहीं कर रहा होता, मीन एक्चुअल नंबर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, उनको नहीं इस्तेमाल कर रहा होता, जस्ट ये आपको सेंटर्ड पोजीशन बताएगा। सेंटर्ड पोजीशन से क्या मुराद है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन से लेफ्ट और राइट पे जो डाटा वैल्यूज लाई कर रही होंगी वो 50-50% जो है वो लाई कर रही होगी। अब जो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो दो स्टेप है। स्टेप नंबर 1 कि जो भी आपके पास डाटा सेट है उसको आप अरेंज कर लें, ओके, एंड देन चेक करें कि आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी, वो ऑड नंबर्स हैं या इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि मैं इसके जो है वो पहले ऑड नंबर्स लेता हूँ, पहले 5 नंबर्स लेता हूँ। सो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे। सो जब मैं अरेंज करूँ तो मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जी 8, we have 9, we have 9, and then we have 8 and 10, we have 11. These are the 5 numbers. Okay, so हमने arrange कर लिया ascending order wise, ठीक है। So once we arrange it in ascending order wise, the next step is if the number of values are odd, okay, which is in this case is 5, तो जो आपके पास अरेंज करने के बाद जो सेंटर नंबर होगा वही आपका मीडियन होगा। सो इस केस में जो मेरा मीडियन है वो हमारा 5 है, ओके। सो मीडियन इज 9 है, ठीक है। इसको नॉर्मली हम एक्स टिल्डा साइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, एक्स टिल्डा साइन। बट अगर आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो इवन आ जाए, सो लाइक जैसे अगर मैं 6 की 6 वैल्यूज दूं, सो 8, 9, 9 एंड अगेन 9 बिकॉज 9 3 टाइम्स है एक्चुअली, 10 एंड 11। फिर हम क्या करेंगे कि जो सेंटर्ड वाली दो वैल्यूज है, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाली दो वैल्यूज की एवरेज ले लेंगे, विच इज 9 + 9 18 डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज अगेन 9 ही हमारे पास आंसर आ रहा है। सो बहरहाल हमारे पास जो आंसर आ रहा है दिस इज द मीडियन, ओके। सो नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास जो है वो इनका सेंटर भी बना है, तो आपके पास लेफ्ट और राइट पे जो पोजीशन बन रही है, ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो 50-50% है, ओके। सो एज यू कैन सी दैट कि मीडियन के अंदर हमें एक्चुअल डाटा सेट से बॉदर नहीं है, वो जस्ट हमारे क्या कर रहा है, एग्जैक्टली सेंटर्ड पोजीशन हमें इंडिकेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई नॉर्मली कहा जाता है कि इफ योर डाटा सेट कंटेन द आउटलायर्स और द एक्सट्रीम पॉइंट्स, सो मीडियन वैल्यू जो है वो उससे अफेक्ट नहीं होती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि यहाँ पे एक नंबर है 50, सो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, क्योंकि वो इन नंबर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, जस्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। सो
अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अगर डेटा सेट के अंदर आउटलायर एग्जिस्ट कर रही हो तो उनसे इफेक्ट होती है, जबकि मीडियन को आउटलायर से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इफ द डेटा कंटेन्स आउटलायर देन मीडियन जो है उससे इफेक्ट नहीं होता. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एवरेज है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉड. सो मॉड हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन योर डेटा सेट वुड बी कॉल्ड एज मॉड, and this is the only average that may have no answer or that may have more than one answer. Okay, for example जैसे हम यहाँ पे इस डेटा सेट के अंदर ले रहे हैं, so इस डेटा सेट के अंदर the most repeated number कौन सा, that is 9. so that means the answer is 9. for example अगर मैं कोई डेटा सेट लेता हूँ जी, मेरे पास डेटा वैल्यूज है जी 11, 9, 8, 10, 12. So इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, so that means there is no mode. We cannot write zero mode, we will write no mode. ठीक है, तो कोई भी mode यहाँ पे exist नहीं कर रहा, but we may have more than one mode. Like for example, we have 11, again 11, we have 9, we have 10, we have 10, and we have 12. So इस केस के अंदर हमारे पास दो mode है, one is 11 and other is 10. ठीक है, क्योंकि दोनों दो दो दफा रिपीट हो रहे हैं. एंड सेकेंडली हमारे पास ये वाहद एवरेज है जो कि हम क्वालिटेटिव डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं. लाइक जैसे हम कहें कि हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लैक की हम शर्ट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं और रेड शर्ट्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मीन वो सबसे ज्यादा सेल होती है. सो रेड शर्ट वुड बी योर मॉड हमारे पास आ जाएगा. ओके, अब अगर हम बात करें मेनली क्योंकि ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों एवरेजेस हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द डेटा. सो अगर आपके पास हिस्टोग्राम जो है वो सिमेट्रिकल कर्व शेप शो कर रहा हो तो इस केस के अंदर जो है वो हमें कौन सी एवरेज अप्लाई करनी चाहिए, शुड वी अप्लाई मीन, शुड वी अप्लाई मीडियन, शुड वी अप्लाई मॉड. सो इस केस के अंदर हमें हमेशा जो है वो मीन को प्रेफर करना चाहिए. सो अगर आपके डेटा सेट के अंदर जो है वो शेप जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, सो पॉजिटिव स्क्यूड का क्या मतलब है कि इट मीन ये यहाँ पे आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव स्क्यूड है. ठीक है, तो आउटलायर्स ज्यादातर यानी कि डेटा सेट इधर भी काफी ज्यादा हैवी किस्म का लाएगा. सो इस केस में अगर आपने सेंटर ऑफ द डेटा कैलकुलेट करना है स्क्यूड फॉर्म में तो देन मीडियन इज द मोर अप्रोप्रिएट एवरेज. ओके, बट अगर आपके पास जो है वो बाय मॉडल आ जाए, मीन सेम पीक्स हो या ट्राई मॉडल आ जाए तो देन मॉड वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट एवरेज. ओके जी, सो क्विकली हम समराइज कर रहे हैं. हमने कहा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेजेस हैं. सो अरिथमेटिक मीन इज अगर हम थ्योरेटिकली कहें कि द बेस्ट सूटेबल किस तरह की सीरीज या डेटा सेट के ऊपर होता है कि जो कि अरिथमेटिक सीरीज है जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा हो, जैसे 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है या 4 का व्हाटएवर जो भी डिफरेंस है थ्योरेटिकली स्पीकिंग. जबकि ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर जिसमें रेशियो कॉमन होता है, हार्मोनिक मीन जो है वो अरिथमेटिक सीरीज का रेसिप्रोकल होता है. और हमने देखा कि किस सिचुएशन में हमने अरिथमेटिक मीन को अप्लाई करना है, सो किस सिचुएशन में हार्मोनिक मीन को अप्लाई करना है. ठीक है, दैट इज एक्स पर वाई की सेंस के अंदर. अगर एक्स वेरिएबल है तो हम मीन अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे, एक्स अगर वेरिएबल और वाई कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक मीन, अगर एक्स कांस्टेंट है और वाई जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है तो हम हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे. सो एक्स वाई का यहाँ पर क्या मतलब है, एक्स पर वाई, लाइक प्राइस पर प्रोडक्ट. ओके, स्पीड दैट इज किलोमीटर पर आवर. ओके, सो उस केस के अंदर हमने देखना है कि क्या एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है. सो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अप्लाई करना. और ज्योमेट्रिक मीन हमने कहा कि जब हमने ऐसा डेटा सेट हो जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, पॉपुलेशन यू कैन से द एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट्स जो है वो अगर रेशियो की सेंस में आ रही है तो ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करें. और अगर आपके डाटा जो है वो स्क्यूड फॉर्म है, मीन डाटा के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ज्यादातर, तो फिर हम जो है वो मीडियन को प्रेफर कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम पीएन टू सीईओ, सो सीईओ और जो टॉप मैनेजमेंट उनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होंगी जबकि बाकी जो पीएन है उनकी सैलरी बहुत कम होगी, तो इट वुड बी द पॉजिटिव स्क्यू टाइप ऑफ कर्व हमारे पास आ रही होगी. सो उस केस के अंदर वी शुड अप्लाई द
मीडियन, ठीक है। और मॉड कब हम अप्लाई करेंगे, जब बाय मॉडल होगा। आई होप कि सबको क्लियर है कि व्हाट इज द measures of central tendency, and in under what situation we can apply these measures, as well as how we can calculate that. That is regarding the important points. So last time जो है वो हमने center points जो है वो discuss कर लिए थे. Now we are going to discuss about the important points. That is basically median, quartile, deciles as well as percentiles. ओके ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने मीडियन को जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अ सेंटर पॉइंट। बेसिकली जो क्वार्टर, डिसाइल और परसेंटाइल है, दे आर कमिंग फ्रॉम द मीडियन फैमिली। हम इसको मीडियन फैमिली में से क्यों कहते हैं, क्योंकि मीडियन जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ पोजिशनल एवरेज, जो कि आपको डाटा की एग्जैक्टली सेंटर्ड पोजीशन बताती है, जिसके लेफ्ट साइड पे भी 50% वैल्यूज है और राइट साइड पे भी 50%। अब अगर हम चाहें कि इंस्टेड ऑफ कि मुझे एग्जैक्टली सेंटर नंबर निकालना है, मुझे कोई अदर पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, तो उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट तरह की पोजीशनल मेजरमेंट्स अवेलेबल है, व्हिच इज द क्वार्टाइल्स, वी हैव डिसाइल्स, वी हैव परसेंटाइल्स। जब हम क्वार्टाइल्स को यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर ये लाइन जो है वो आपकी डेटा सेट पर रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम अपने इस डेटा सेट को 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट इज Q1 area you can say. So इस पॉइंट को हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली Q1, और ये सारे का सारा Q1 का एरिया, दिस इज Q2, और ये सारे का सारा जो है वो Q2 एरिया, दिस इज Q3, एंड दिस इज द एंटायर एरिया इज फॉर द Q। ओके, सो बेसिकली क्वार्टाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सो दैट इज Q1, Q2 as well as Q3. So this is portion number 1, portion number 2, portion number 3 as well as portion number 4. So quarter is basically quarter से निकले हैं, that mean हम अपने जो है वो डेटा सेट को 4 portions में डिवाइड करें। ओके, सो जो Q1 है इसका क्या मतलब है कि that is 1/4 portion, that means 25% of the data set. तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लें कि Q1 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। So Q1 को कैलकुलेट करने का तरीकेकार जो है दैट इज, जो फॉर्मूला है Q1 का, विच इज n+1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू tth वैल्यू, ओके, इनटू tth वैल्यू। जबकि अगर हमने Q3 निकाला है, so Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 3 into n+1 divided by 4 into tth value, so that is a Q3, ठीक है जी। और जो Q2 है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 would be equal to 2 into n+1 divided by 4 into tth value, so that is basically the Q2। so अगर हम देखें, so अगर मैं 2 को इससे कैंसिल कर दूं, so basically ये जो Q2 है that is exactly the median के equivalent होता है। so आप जो है वो Q2 को कह लो कि which is equal to the median, okay, so जो median का आंसर होता है वही Q2 का आंसर होता है। so that mean कि जो हमने मेनली कैलकुलेट करना है which is Q1 as well as Q3 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल है ये मीडियन फैमिली में से है, और मीडियन में हमने कहा था कि अगर आपको किसी भी डेटा सेट का मीडियन निकालना है, सो यू नीड टू अरेंज द डेटा फर्स्ट। सो दैट मीन कि अगर हमने क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल भी निकालना है तो आपने सबसे पहले डेटा सेट को अरेंज करना। ओके, सो अरेंज हम क्या कह रहे हैं, मीन दैट मीन असेंडिंग ऑर्डर वाइज अरेंज कर रहे हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, देन वी हैव 9 as well as 10 and then 11, so we have this 6 numbers, और मुझे Q1 निकालना है। so Q1 कैसे हम निकालेंगे, the formula is n+1 divided by 4 tth value, okay, so tth value, so n हमारे पास है 6 plus 1 करोगे 7, so 7/4 tth value, right, so that means this would be 1. जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 7/5 tth वैल्यू। ओके, सो अगर हम 7 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 1.7 आ जाएगा।
अब जैसे ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो यहाँ से जो है वो मुझे कोई पर्टिकुलर नंबर बेसिकली आइडेंटिफाई करना, मीन पर्टिकुलर पोजीशन। सो वो जो 1.75 का मतलब ये है कि ये जो नंबर लाई करेगा वो फर्स्ट और सेकंड नंबर के कहीं दरमियान में लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे वो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कैसे मैं कर सकता हूँ, वो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन से पहले वाला नंबर है विच इज फर्स्ट वैल्यू, और यू कैन से द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डेटा plus fractional part of the data which is 0.75, ठीक है जी, multiply by, so जो first and next number है, so that is the second number, mean second number, or you can say the second value of the data minus first value of the data, okay, so that is the first value of your data set. So हमारे पास actual data set के अंदर after arranging जो first value है वो क्या है जी 8 plus 0.75, और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या थी, दैट इज 9 माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या जी 8, सो दैट मीन 8 प्लस 0.75 आ जाएगा, क्योंकि 9 minus 1 is 1, so the answer is 8.75. So that means Q1 is equal to 8.75, which would be like approximately over here 8.75. अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करें? सो अगर मैं ये कहूँ ये 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हम Q1 को इंटरप्रेट कर सकते हैं एटलीस्ट 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8.75 या उससे कम, या हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8.75 या उससे अबव। क्लियर जी? ओके, सो सेम इज द केस कि हम Q3 भी निकाल सकते हैं। सो Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड क्वार्टर, ठीक है। सो थर्ड क्वार्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3 into n plus 1 tth value, okay, so this is the tth value divided by 4, so which mean 3 into, so n क्या 6 plus 1 7, so 7 divided by 4 into tth value, okay, so that means 21 divided by 4, so हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 5.25 tth value, right? So which mean कि हमारे पास 5.25 का क्या मतलब है कि जो थर्ड क्वार्टाइल है वो फिफ्थ और सिक्स वैल्यू के कहीं दरमियान में लाई कर रहा हूँ। सो अगर मैं दोबारा से डेटा को अरेंज करूँ तो मेरे पास था डेटा 8 9 9 9 10 एंड 11, सो फिफ्थ और सिक्स नंबर कौन सा, दैट इज 10 एंड 11, सो इसके इनके यहाँ पे कहीं पे वो नंबर लाई कर रहा हूँ। सो मुझे अगर वो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करना है, हाउ कैन आई कैलकुलेट दैट वन, दैट इज अगेन फ्रैक्शन से पहले वाला डिजिट, दैट इज द फिफ्थ वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, फिफ्थ वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट व्हिच इज इन दिस केस इज 0.25, ओके, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सिक्स नंबर इज 11 माइनस फिफ्थ नंबर दैट इज 10, और फिफ्थ नंबर जो था वो 10 था, 0.25 multiplied by 1 is the answer is 0.25, so the answer is 10.25 which is equal to Q. So again अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि that is at least 75% of the data set having the value of 10.25 और इससे less, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि at least 25% of the students having the marks of 10.25 or more. Clear जी? So basically Q1, Q2, Q3 ये जो है वो हमें पोजीशन ऑफ द डेटा के बारे में इंडिकेट कर रहे होते हैं। So Q1 जो है वो बेसिकली आपको 25% ऑफ द डेटा सेट के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है कि एटलीस्ट 25th पोजीशन जो है वो डेटा सेट की कौन सी है, वो Q1 हमें इंडिकेट कर रहा होता है, और 75th पोजीशन कौन सी है, दैट इज बेसिकली Q3 इंडिकेट कर रहा होता है, बेसिकली बिकॉज Q3 मीन 3/4, क्योंकि हम अपने डेटा सेट को 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, और जबकि Q2 जो है वो मीडियन के बराबर होता है, दैट इज 2/4 की 50%, सो व्हिच इज इक्वल टू मीडियन, सो जो आपका डेटा का मीडियन होगा वही आपका Q2 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिसाइल्स की बात करें तो डिसाइल्स हम कैसे निकाल सकते हैं,
सो डिसाइल्स में हम अपने डेटा सेट को ये डेसिमल के परस्पेक्टिव से, सो हम डेटा सेट को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो दैट मीन अगर मुझे डिसाइल्स निकालना है, सो आई विल गो टू D1 D2 up to D5, so which is equal to the median, okay, and up to D9. So जब मैं 9 portions में divide करूँगा, so it basically that 9 lines लगाऊंगा, so that is basically 10 portion में हमने अपने data set को divide कर दिया. और D1 calculate कैसे करोगे? n plus 1 divided by 10 into Tth value. Okay, so D2 क्या आ जाएगा? 2 into n plus 1 divided by 10 into Tth value, and so on. और D9 हम कैसे निकालेंगे? 9 into n plus 1 over 10 into Tth value. ठीक है जी. सेम इज द केस जब हम परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो विच मीन हम ये परसेंटेज की पर्सपेक्टिव से, सो दैट मीन हम अपने डेटा सेट को 100 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं. सो विच मीन P1 P2 okay, up to P50. सो इस केस में P50 मीडियन के बराबर होगा, एंड सो ऑन अप टू P99. सो दैट मीन अगर मुझे P1 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? n plus 1 over 100 into Tth value, right? जबकि P2 अगर मुझे निकालना है, which would be equal to 2 into n plus 1 over 100 into Tth value. ठीक है जी, and so on. So P99 हमारे पास क्या आ जाएगा? That is 99 into n plus 1 over 100 into Tth value. क्लियर जी? सो इनको कैलकुलेट करने का तरीकेकार भी सेम होगा. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ D7, राइट? दैट इज डिसाइल 7. सो मुझे D7 निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा? 7 into n plus 1 Tth value. So this is divided by 10. So n हमारे पास कितने हैं जी? 6. So 6 plus 1 is 7. So 7 multiplied by 7 is 49 divided by 10. Okay, into Tth value. So that is 4.9 into Tth value. So again जैसे हमने कहा कि हमने सबसे पहले डेटा को रीच करना है, so डेटा को रीच किया हमने, आ गया 8 9 9 9 10 11. ठीक है जी. So अब हमारे पास क्या है? जो वैल्यू है that is 4.9, राइट? सो अब हमने अगर वैल्यू कैलकुलेट करी, सो दैट मीन कि D7 की जो वैल्यू है वो 4th और 5th वैल्यू के कहीं पे दरमियान में लाई जा रही है. सो दैट इज द 4th वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट प्लस 0.9, that is a fractional part, and then next number क्या, that is a 5th value of your data set minus 4th value of your data set. Okay, so 4th value हमारे पास क्या है, which is 9 plus 0.9, और 5th value क्या आ रही है यहाँ पे 10 minus जो 4th value आ रही है वो 9 आ रही है, right? So the answer is 9.9, okay, which is equal to D7. So इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? At least 70% of the data set having the value 9.9 or less. Mean आप इसको बेटरली इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि at least 70% of the students having the marks of equal to 9.9 or less. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि at least 30% of the students having the marks 9.9 or more. Okay, so that is basically the decile set. So similarly जो है वो अगर हम परसेंटाइल निकालना चाहे, so only the difference is in the deviation, बाकी क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा. ठीक है जी. So I hope कि आप लोगों को क्लियर है कि how we can calculate the quartiles, how we can calculate the deciles, and how we can calculate the measures of variations, or you can say the measures of dispersions. यहाँ पे जब हम मेजर ऑफ सेंटर की बात कर रहे थे या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, तो सेंटर्ड में हम बेसिकली एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ऑफ द डेटा को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द डेटा सेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे. और सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं जेनेरिकली, हम इन तमाम की तमाम एवरेजेस को सिंपल एवरेज पॉइंट कह सकते हैं.
और मैंने को बताया था लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने अपलोड किया था कि उसमें मैंने को कहा था कि एवरेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सिंगल न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए जो कि आपके इंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके। सो ये अपने मेक श्योर करना है कि दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट योर एवरेज मस्ट बी द अप्रोप्रिएट एवरेज। अगर आपकी वो नंबर प्रॉपर्ली इंडिकेट नहीं कर रहा तो इट मीन दैट इज नॉट अ राइट वे। ठीक है, सो अब हम मेजर्स ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं। सो वेरिएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कि हमारे ओवरऑल डेटा सेट के अंदर जो है वो एक दूसरे से कितना अवे लाई कर रहे हैं। ओके, सो मीन या आप ये कह लें कि उसके अंदर कितनी स्कैटरनेस है या कितनी डिस्पर्शन है के उन वैल्यूज के दरमियान। सो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज रेंज। एक और चीज याद रखिएगा कि जो फर्स्ट 4 है और जो 5th है इनको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली मेजर्स ऑफ वेरिएशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट measures of variation or you can say measures of dispersion, और जो coefficient of variation जो CV है इसको कहते हैं हम coefficient of variation, that is called as relative measures of variation और you can say measures of dispersion। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जितनी भी एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ये आपको आपके वेरिएबल के पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड करें, जबकि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये यूनिट फ्री होता है। सो इट मीन ये आपको परसेंटेज के अंदर आंसर प्रोवाइड करेगा या प्रोपोर्शन के अंदर आंसर प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन व्हिच इज रेंज। सो रेंज निकालने का तरीकाकार क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट, सो एक्सेल जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट को इंडिकेट करेगा, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट। ठीक है, कि आपके डेटा सेट के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। राइट नाउ अगर मैं इस डेटा सेट को लूं सो व्हिच इज 11 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है दैट इज 8। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ द रेंज। ओके, रिमेंबर हमने जब हिस्टोग्राम भी बनाया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, तो उस वक्त भी हमने ये रेंज कैलकुलेट किया। एक और चीज याद रखिएगा कि इस 3 को हम डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर सकते। मीन इस 3 का कोई हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ओके ये 3 कितना रेंज क्या हो के हम कहें ये बेस्ट है। सो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी बेटर है। मीन रेंज जितना कम होगा उतना आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है, मीन उसके अंदर उतनी वेरिएशन कम। ठीक है जी। सिमिलरली जो IQR है, जो मेजर ऑफ जो सेकंड एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन या आप कह लेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। सो IQR को हम कैसे निकालते हैं, IQR स्टैंड्स फॉर इंटरक्वार्टाइल रेंज। सो इंटरक्वार्टाइल रेंज को निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1। ओके, सो Q3 मीन हम थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे ऑफ द डेटा एंड देन फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डेटा कैलकुलेट करेंगे, देन थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू में से अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर दें वी विल गेट द IQR आंसर। ओके, इस चीज के अंदर देखिएगा कि जब हम बेसिकली अगर मेरे पास ये लाइन जो है वो इंटायर डाटा सेट को इंडिकेट करती है, तो अगर ये Q1 का आंसर है आपके पास, लेट्स से if this is the answer of Q1 and this is the answer of Q3, so basically जब हम IQR ले रहे हैं तो हम ये centered basically 50% of the data set ले रहे हैं। so जो Q3 से नीचे 25% of the data set है इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, और जो इसके अपर 25% ऑफ द डेटा सेट है उसको भी हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं। क्यों बेसिक हम इग्नोर कर रहे होते हैं इसके अंदर, क्योंकि अंदर अगर आपके डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो हम कहते हैं कि वो रेंज को या आपकी वेरिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो IQR क्या कहते हैं कि हम उन एक्सट्रीम पॉइंट को, मीन में 25% जो डेटा लेफ्ट साइड पे है, लोअर साइड पे, और 25% अपर साइड पे है, सो बेसिकली जो एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द डेटा सेट है हम उसको इग्नोर करेंगे और हम वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए ओनली सेंटर्ड 50% डेटा इस्तेमाल करेंगे। जबकि रेंज के अंदर वो क्या कर रहा था, वो आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहा है। सो इन बिटवीन दोज वैल्यूज क्या है वी डोंट। ओके, लाइक जैसे 11 माइनस 8 आपके पास आंसर आ रहा है 3,
सो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर मैं क्या करूं कि मेरे पास जो है डाटा सेट फॉर एग्जांपल है 1 8 9 10, ठीक है, एंड 100, राइट। सो अब यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा 99। सो दैट मीन यूजुअली मोस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है वो हमें टेंस में नजर आ रही है, लेकिन एक सडनली एक्सट्रीम वैल्यू आने की वजह से आपकी वेरिएशन वो कितनी ज्यादा शो कर रहा है। सो रेंज के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये रेंज जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन ना हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कब जो है वो रेंज इस्तेमाल करना है, कब हमें IQR इस्तेमाल करना है, वो अभी हम डिस्कशन करते हैं। बट पहले जो है वो हम ये डिस्कस कर लें कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेरिएंस एज वेल एज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस जो है जिसको हम नॉर्मली s स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सो s स्क्वायर को निकालने का फार्मूला क्या है, दैट इज समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर divided by n. Okay, so this is equal to the variance, जिससे हम जो है वो वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ x। सो सबसे पहले मुझे वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे x बार निकालना पड़ेगा। सो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को जो है वो जमा करें, ठीक है, और 6 पे डिवाइड कर दें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x बार। सो वो मैंने ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज बेसिकली अगर हम इनको सम करें तो वो हमारे पास क्या है 89। सो 89 डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 8.9, राइट। ओके, सो अब मुझे वेरिएंस निकालना है। सो वेरिएंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास फार्मूला जो है वो समेशन x, या मैं यहाँ पे अगर y कह रहा हूँ तो मेरे पास s क्या आ जाएगा जी समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मुझे क्या करना है, ईच वैल्यू में से y बार को माइनस करना है। सो 11 माइनस 8.9 2.1, 9 माइनस 8.9 0.1 एंड सो ऑन। देन हमने उसका स्क्वायर कर लेना है। सो बेसिकली इस पूरे कॉलम का हम स्क्वायर करेंगे, 2.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड वी विल सम दिस नंबर। सो वी विल गेट द 0.81। सो दैट मीन अपर पोर्शन आ गया, न्यूमिनेटर 0.81, और हमारे पास जो n है यहाँ पे इस केस के अंदर वो कितने 10 नंबर्स, सो डिवाइडेड बाय 10, राइट। सो आफ्टर डिविजिंग द 10, so whatever the answer we will get, that is basically the indicating the variance in the data set. So अगर मुझे इसी डाटा सेट से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस के साथ जो रिलेशनशिप होता है, that is basically the square root of the variance. सो बेसिकली जो वेरिएंस का आंसर आया, अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले दो, वो आपके पास s का आंसर होगा, मीन वो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होगा। क्लियर? ओके, एक चीज याद रखिएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब वेरिएंस के अंदर हम ले रहे हैं तो हम हर डाटा सेट का मीन से माइनस करते हैं और फिर उसको स्क्वायर कर लेते हैं। सो ड्यू टू दिस स्क्वायर वेरिएंस के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर नहीं देता, बल्कि यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेरिएबल केजी है तो ये आपको वेरिएशन केजीज में नहीं बताएगा, बल्कि केजी स्क्वायर में आंसर बताएगा, राइट। अगर प्राइस में वेरिएबल है तो वो प्राइस स्क्वायर के अंदर वेरिएशन इंडिकेट कर रहा है। बट इफ यू वांट कि आपको वेरिएशन जो है वो आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर चाहिए, सो देन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। So standard deviation because square root of the variance है, so it mean अगर actual unit kg है तो आपको standard deviation kgs में ही आंसर प्रोवाइड करेगा। सेम इज द केस फॉर रेंज एंड IQR, वो भी आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर ही जो है वो आंसर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो अभी हमने 4 मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पढ़ी है, सो किस सिचुएशन में हमने रेंज इस्तेमाल करनी है, किस सिचुएशन में हमने IQR इस्तेमाल करनी है। एंड मेक श्योर कि आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ऑलवेज प्रेफर स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाई? बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है, जबकि वेरिएंस एक्चुअल यूनिट में आंसर नहीं प्रोवाइड करता। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो आपको यूनिट स्क्वायर में आंसर प्रोवाइड करता है। सो जैसे हमने डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास जो डाटा सेट है वो सिमेट्रिकल है, ओके, मतलब आपने हिस्टोग्राम बनाया
और आपका डेटा सेट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो हमने कहा था ऐसी सिचुएशन में जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है दैट वाज मीन। ठीक है, सो इस केस में जो बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएशन है, मीन जो इंडिकेट कर रहा है वेरिएशन को, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर आपका डेटा सेट सिमेट्रिकल है तो सेंटर पॉइंट ऑफ द डेटा कैलकुलेट करने के लिए आपने मीन को इस्तेमाल करना है और वेरिएशन इन द डेटा सेट को इस्तेमाल करने के लिए आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करना है। ओके, और अगर आपका डेटा सेट जो है वो स्क्यूड आ जाए, लाइक वो पॉजिटिव स्क्यूड हो या वो नेगेटिव स्क्यूड हो, ओके, सो इस केस के अंदर जो अपने सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मेजर इस्तेमाल करना है, जो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए विच इज मीडियन। ओके, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी जो वेरिएशन के लिए मेथड इस्तेमाल करना है विच इज IQR, दैट इज इंटरक्वार्टर रेंज। रीजन क्या वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर। ओके, अगर आपके पास बाय मॉडल आ जाए तो आपने पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन में एवरेज निकालने के लिए मॉड इज द मोर अप्रोप्रिएट वन और वेरिएशन निकालने के लिए रेंज इज द मोर अप्रोप्रिएट। ओके, बट अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें, ज्यादातर वहां पे आपका जो सामना आ रहा होगा वो इस तरह की शेप और इस तरह की शेप से ज्यादा आपका सामना आ रहा होगा मोस्टली। ठीक है, ओके, जैसे हमने डिस्कशन किया था कि हम इस केस के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को क्यों इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मीन जो है वो एक मैथमेटिकल एवरेज है जो कि एंटायर डेटा सेट को इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑब्वियसली बेटर चॉइस भी क्या होती है कि अगर आप किसी डेटा सेट की वेरिएशन को कैलकुलेट कर रहे हो तो आप तमाम के तमाम डेटा सेट को इनकॉर्पोरेट करो अपने उस मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, सो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे मेजर्स हैं जो कि आपके एंटायर डेटा सेट को इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो उसके अंदर मीन शामिल है। ओके, सो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करेंगे। और हमें साथ में ये भी पता है कि अगर डेटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं तो मीन उससे अफेक्ट होता है। सो सेम इज द केस फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज द वेरिएंस कि अगर डेटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर उससे अफेक्ट होता है। So that's why we prefer the mean and the standard deviation if the data is symmetrical curve, because आपके डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते जनरली स्पीकिंग, तो और वो मीन के जितना करीब हो रहे हैं। और अगर आपके पास स्क्यूड फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ये वाली जो टेल है और ये वाली जो टेल है वो आपकी इंडिकेट कर रही है कि काफी ज्यादा जो डेटा सेट है वो इन टेल्स के अंदर लायक है। सो बेसिकली इंडिकेशन कि आपके जो है वो या लेफ्ट टेल की तरफ जो है वो आउट कह लें कि ज्यादातर वैल्यूज लाइक करेंगे या लेफ्ट टेल की तरफ। ठीक है, सो विच मीन कि एक्सट्रीम पॉइंट्स में भी जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई जैसे हमने मीडियन में कहा था कि आपने अगर इन डेटा पॉइंट्स को इग्नोर करना है और आप एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट ऑफ द डेटा जो है वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, देन गो फॉर द मीडियन। ओके, और साथ ही जो है वो IQR के है कि वो क्योंकि आपके एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द 50% डेटा इस्तेमाल करता है। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड ड्यू टू द Q1 और Q3 हम इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से आप मीडियन और IQR को प्रेफर करें। क्लियर है जी? आई होप। ओके जी, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इस मेथड से जो है वो हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हमने अभी पढ़ा तरीकेकार कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्स बार। ठीक है, सो अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अगर गिवन हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, और मुझे परसेंटेज के अंदर आंसर चाहिए, सो आई विल गेट द आंसर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, सो ये बेसिकली रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, और ये आपको आंसर यूनिट्स के अंदर नहीं बल्कि परसेंटेज के अंदर या प्रोपोर्शन की सेंस के अंदर आंसर प्रोवाइड करते हैं, एंड ये आपको आपके पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये बहुत अच्छा मेथड है टू चेक द कंसिस्टेंसी। कि फॉर एग्जांपल मुझे ये चेक करना है कि मशीन ए ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है या मशीन बी ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। सो कंसिस्टेंसी
से क्या मुराद है कि जिसके अंदर वेरिएशन, जिसकी आउटपुट के अंदर वेरिएशन कम से कम आ रही है। सो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मशीन ए से प्रोडक्शन ले रहा हूँ और मैं अपनी प्रोडक्ट की जो है वो वेट को मेजर कर रहा हूँ, और मैंने उसका डाटा कलेक्ट किया और मैंने उसका मशीन ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला। इसी तरीके से मशीन बी से जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे, हम उस प्रोडक्ट के जो है वो वेट को मेजर कर रहे हैं और उसको हम ले रहे हैं। ठीक है जी, हमने मशीन ए के डाटा सेट से भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लिया, मशीन बी के डाटा सेट से भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लिया। सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा, हम कहेंगे वो ज्यादा कंसिस्टेंट है या ज्यादा एफिशिएंटली काम जो है वो कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंटली की बजाय कंसिस्टेंटली जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो वेरिएशन जो है वो कम आ रही है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा प्रोडक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं। ओके, एक और चीज जो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के पॉइंट ऑफ से याद रखिएगा कि ये कंपल्शन नहीं है कि अगर आप ने दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, लाइक जैसे हम यहाँ पे मशीन ए और मशीन बी को कंपेयर कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट वेट के पर्सपेक्टिव से, ये लाजमी नहीं है कि उनका यूनिट सेम हो। ओके, लाइक जैसे हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे थे वो ले रहे थे कि मशीन ए से जो प्रोडक्ट बन रही है हम उसके वेट को मेजर कर रहे हैं, और मशीन बी से जो प्रोडक्ट बन रही है उसके भी हम वेट को मेजर कर रहे हैं टू चेक कि कौन सी मशीन ज्यादा कंसिस्टेंट है, और हमने कहा कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि उन वेरिएबल्स के यूनिट सेम। आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मुझे ये चेक करना है कि जो है मशीन ए वो प्रोडक्ट के वेट को जो है वो हम वहां से मेजर कर रहे थे, और जो दूसरा वेरिएबल है वो है प्रोडक्ट की लेंथ। ठीक है, और जो थर्ड वेरिएबल है वो प्रोडक्ट का डायमीटर है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि मशीन किस लिहाज से ज्यादा कंसिस्टेंट है, वेट के लिहाज से ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेंथ के लिहाज से या डायमीटर के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल्स का वेट का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, लेंथ के डेटा का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे, और हम जो है वो डायमीटर का भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। सो अब हम इन तीनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर सबसे कम होगा, सो हम कहेंगे कि उस लिहाज से वो उसमें सबसे कम वेरिएशन आ रही है या वो ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कर रहा है। क्लियर है जी? ठीक है जी। ओके, सो मेरे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज the sum of deviation of all the values from their arithmetic mean is 0. वो क्या थी? That is summation y minus y bar is equal to 0. Okay, so इसको हम सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल। वो हमने क्या कहा कि आप क्या करो, इस y वेरिएबल की वैल्यू का आप मीन ले लो। वो हमने मीन निकाल लिया विच इज 8.9, और अगर हम ईच वैल्यू में से इस मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दैट इज y माइनस y बार। सो हमने 11 माइनस 8.9, 9 माइनस 8.9, सो हमने उसको माइनस कर दिया विच इज सम ऑफ डेविएशन। सो दीज आर द डेविएशंस। ओके, सो इन डेविएशंस को जब हम जमा कर रहे हैं विच इज द सम ऑफ डेविएशन, सो वी आर सेइंग दिस सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। ओके, सो अभी ये हमने न्यूमेरिकली देखा है कि द सम ऑफ डेविएशन 0 आता है, कि क्या हम कह रहे हैं कि क्या हम ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि वाकई जो सम ऑफ डेविएशन है वो इक्वल टू 0 होगा। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई द समेशन इन द ब्रैकेट। सो समेशन की प्रॉपर्टी हमने कहा कि समेशन जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो समेशन की फॉर्म में रहेगा, बट जैसे वो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो n की शक्ल में आ जाएगा। सो दैट इज n y bar, and we know that कि आपके पास जो मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन y ओवर n। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें पता है कि सिर्फ समेशन y है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, n y बार। सो समेशन y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया जी, n y बार माइनस n y बार। सो n y बार से कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज 0। सो हेंस वी प्रूव दैट
that the sum of deviation of the values of y from their arithmetic mean is always equal to 0. Now we are talking about the second property, that the sum of square of deviation of the observation from their mean is minimum. So इसका क्या मतलब है? इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं summation y minus y bar square. वो कहते हैं so this sum of square of deviation is minimum at x bar. sorry यहाँ पे हम y ले रहे हैं तो at y bar. y bar means mean के ऊपर कि ये वाला आंसर जो ये जो वैल्यू है इसकी आंसर वो मिनिमम होगी at x bar. तो इसका मतलब क्या है कि विद एग्जांपल हम इसको कैसे कर सकते हैं? हमने क्या किया, हमने तमाम वैल्यूज पर जो है वो उनका मीन निकाल लिया, ईच वैल्यू में से मीन को माइनस किया और साथ में उसका हम स्क्वायर करते रहे. जब हम इसको सम कर रहे हैं विच मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, वो कहते हैं ये जो आंसर आएगा दैट वुड बी मिनिमम. ठीक है, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन. फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन तो क्या हमारे वैल्यू को उसके मीन में से माइनस कर दें. अब नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी प्रूव दिस मैथमेटिकली कि वाकई जो समेशन y माइनस y बार का स्क्वायर है इसका आंसर मिनिमम होगा, इज मिनिमम एट y बार. ठीक है, सो वो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज द कैलकुलस. ठीक है, हम कैलकुलस का मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लोगों ने कैलकुलस के अंदर पढ़ा होगा how to calculate the maximum point, how to calculate the minimum point. ठीक है, of a function. So अगर हम किसी इसका जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? we will differentiate. ठीक है, differentiate this function summation y minus y bar का स्क्वायर. ठीक है जी, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी? summation जो है वो that is equal to y bar. ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इस पर्सपेक्टिव से जो है इसको हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा? दैट इज 2 into yes summation y minus y bar का स्क्वायर. ठीक है, into -1. ठीक है, और हम क्या करते हैं? इसको जो है वो इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं. So if we solve this thing, we will get what हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा y bar would be equal to summation y over n. ठीक है, so that is basically हमारे पास आंसर बेसिकली जो है वो y bar के इक्वलेंट आ गया. So the answer is कि हमारे पास फर्स्ट डेविएशन जो पॉइंट आ गया वो which is the y bar. अब ये जो आंसर आया अगर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम लें इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज वुड बी मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है सो विच मीन कि हमारे पास एट एक्स बार दिस फंक्शन इज मिनिमम. सो हेंस वी प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन एट एक्स बार इज मिनिमम. ठीक है जी. ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, ओके, लाइक जैसे 2 2 2 2, और इस कांस्टेंट नंबर का हम एवरेज निकालें तो वो ही कांस्टेंट नंबर ही उसका एवरेज आंसर होगा. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कहते हैं कि y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और हम इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, ओके, और मुझे जो है वो मीन निकालना है किसका? y बार. तो मुझे दोनों वेरिएबल्स का अलग-अलग से मीन निकालने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल x का जो है वो मीन निकालूंगा, x वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करूंगा और उसके मीन को अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास y बार के जो है वो बराबर आ जाए. सो इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर अगर हम बार्स निकालें और हम उस सिंपल कांस्टेंट नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दें सो वी विल गेट द अनदर वेरिएबल्स एवरेज वैल्यू. ठीक है, अगर मैं इसको मजीद क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करूं, लाइक इफ x इज अ वेरिएबल फॉर एग्जांपल 2 3 और 4 है, ठीक है,
और हम ले लेते हैं ए कांस्टेंट नंबर की बजाय मैं ले लेता हूँ जी 2 मेरे पास कांस्टेंट नंबर। सो अब मुझे y बार निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 2 into x, ठीक है, विच इज इक्वल टू y, सो दैट इज इक्वल टू 4, 6 और 8। और मुझे अब इन तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या करते हैं, हम सिंपल x बार निकाल लेते हैं, मीन 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस कांस्टेंट नंबर से, तो वो क्या आ जाएगा जी 2 into 6, सो दिस वुड बी इक्वल टू y बार। सो इट मीन इसका आंसर भी हमारे पास 6 ही आ रहा है। ओके, सो दैट इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, द फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास y एक वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू a into x plus b, या y एक वेरिएबल है a into x minus b, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि y बार किसके बराबर होगा, y बार वुड बी इक्वल टू मीन वो होगा a into x बार प्लस b, या y बार वुड बी इक्वल टू a into x बार माइनस b। सो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि अगर मुझे y बार निकालना है, मैं इस पूरे फंक्शन को पहले सॉल्व करूं, मीन x वेरिएबल को a से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके अंदर एक कांस्टेंट नंबर जो b है वो जमा करके एक नया वेरिएबल y बनाऊं और फिर उसका मीन निकालूं। बजाय इसके कि हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है कि मैं सिर्फ x वेरिएबल का मीन निकालूं और उस मीन का जो आंसर है उसको उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, और जो नंबर उसमें जमा हो रहा था उसमें वो सिंपल मैं जमा कर दूं, तो मेरे पास y बार का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो नंबर माइनस हो रहा है तो माइनस कर दूं, तो मेरे पास y बार का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो दैट इज फिफ्थ एज वेल एज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। आई होप कि आप लोगों को अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर। ओके, सो इसमें अब जो है क्वेश्चंस आप लोगों ने क्या करने हैं, हम जो है वो टॉपिक फिलहाल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्विकली हम इस क्लास एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो है डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्टेरियो गिवन है और हमें डिफरेंट तरह के उसने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि जो डेटाबेस है कस्टमर का डेटाबेस, इसमें ये जो डिफरेंट तरह की वेरिएबल्स है हमने इनके स्केल के बारे में बताना है। लाइक नेम ऑफ द कस्टमर is a nominal scale, ID number is a nominal scale because it is just differentiating. Region of the country like east, south, midwest, west, so this is also a nominal scale. Amount of purchase is a scale, ठीक है, तो इसको आप रेशियो स्केल भी कह सकते हो। आइटम परचेज इट इज ऑल्सो अ स्केल टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, जो हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर हमारे पास क्या जगह है, जो एनवायरमेंटल एजेंसी के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल है, इसमें हमारे पास है जी हमने मैन्युफैक्चरर का डाटा लिया है। सो फर्स्ट दैट इज अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर, नॉमिनल स्केल, टाइप ऑफ व्हीकल इज अ नॉमिनल स्केल, वेट इज अ स्केल, सो यू कैन से इट्स अ रेशियो स्केल आपके पास आ जाएगा। हॉर्स पावर इज अ रेशियो स्केल, गैस माइलेज इज अ रेशियो स्केल डेटा है। So this is just एग्जांपल कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से टाइप के स्केल का जो है वो पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था दैट वाज कि हमें डेटा गिवन है और हमें कहा गया था कि हमने जी मीन कैलकुलेट करना है, राइट। सो वी नो दैट कि जी मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम सिंपली जमा कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे विच इज 9, सो n is 9, so 9 पे डिवाइड हो जाएगा। जबकि मीडियन कैलकुलेट करते वक्त हमने कहा था कि हम डाटा को अरेंज करेंगे, so जो कि ऑलरेडी रेंज फॉर्म में है, so जो आपकी सेंटर्ड वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगी, so that means 7.838 is the median, ठीक है। देन हमने कहा था कि हमें Q3 लेट से कैलकुलेट करना, ओके, सो Q3 ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि मीन में हमारे पास क्या जगह सबको हम प्लस करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे, जबकि मीडियन में हमने कहा
कि हमने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर वाइज बिकॉज द नंबर ऑफ वैल्यूज आर 9 व्हिच इज ऑड. सो अगर ऑड नंबर्स हो तो हम कहते हैं कि आफ्टर अ रेंज जो सेंटर्ड जो मिडिल वैल्यू होती है वो आपका मीडियन होती है. सो राइट नाउ जो मीडियन है जिसको हम एक्स टिल्डा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज 7.38, राइट. ओके, सो इसमें हमारे पास के नेक्स्ट वो हमसे कह रहे Q3. सो Q3 हमने निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज थर्ड क्वार्टाइल, that was 3 into n plus 1 divided by 4 into tth value. So this was the formula for the quartile, third quartile. The amount was in a variable form, so that's why we have to calculate the arithmetic mean instead of the geometric mean and the harmonic mean. So remember that हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप हो, मीन अगर x आपके पास जो है वो कांस्टेंट हो, ओके दिस वाज कांस्टेंट हो अगर आपके पास, जबकि y जो है वो वेरिएबल फॉर्म में हो, तब आप जो है वो हार्मोनिक मीन अप्लाई करते हो. बट अगर आपका x वेरिएबल फॉर्म में है और y कांस्टेंट है तो देन हम अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे. So right now because the data was given is in dollar per customer, so that mean आपका x जो है वो वेरिएबल फॉर्म में, y जो है वो कांस्टेंट है, दैट मींस 9 कस्टमर है और एवरी कस्टमर इज स्पेंडिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी. सो दैट्स व्हाई जो है वो हम अरिथमेटिक मीन को जो है वो कैलकुलेट करें. बाय द वे, सो अगर सिंपल मीन लिखा हो सो दैट मींस दैट इज द अरिथमेटिक मीन. ओके, ओके सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट रेंज IQR. सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लें कि हमने डिस्कस किया हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन. नाउ वी वर डिस्कसिंग हाउ वी कैन कैलकुलेट द थर्ड क्वार्टर. सो Q3 would be equal to 3 into n plus 1 divided by 4 into tth value, right? So this was the third quartile formula. So that was 3 और n जो number of values है वो है ये हमारे पास 9 values है. So 9 plus 1 10 divided by 4 into tth value. So that means 30 divided by 4 which would be equal to 7.5 tth value, right? So हमने कहा था कि थर्ड क्वार्टाइल एग्जैक्ट थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए अब 7.5 का मतलब ये है कि 7th और 8th वैल्यू के दरमियान में कहीं पे Q3 की वैल्यू लाई कर रही है. सो वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन से पहले वाला नंबर है दैट इज 7th वैल्यू, ओके 7th वैल्यू प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय, सो इससे जो नेक्स्ट नंबर है विच इज 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू, ठीक है. सो दिस इज अ फार्मूला. सो 7th वैल्यू है हमारे पास 8.46, ओके प्लस 0.5, देन जो 8th वैल्यू है विच इज 8.47 माइनस जो 7th वैल्यू है दैट इज 8.46. सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें 8.46 में, सो वी वुड बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट थर्ड क्वार्टर. ठीक है, लेट्स से वो मेरे पास आंसर आता है 8.463, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि लेट्स से ये मेरे पास आंसर आता है. सो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने क्या पढ़ी थी कि एटलीस्ट 75% वैल्यूज ऐसी हैं जो इसके इक्वल या इससे कम है. ठीक है, सो इसको आप यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो एटलीस्ट आपके पास जो 75% कस्टमर्स ऐसे आ रही है जो $8.463 या उससे कम स्पेंड करते हैं, या हम इसको यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 25% कस्टमर्स ऐसे हैं जो $8.463 या इससे ज्यादा खर्च करते हैं. ठीक है जी, रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था जो क्वार्टाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, ये बेसिकली आपको पोजीशन के बारे में इंडिकेट करते हैं. सिमिलरली मीडियन भी आपको एग्जैक्टली स्टैंडर्ड पोजीशन इंडिकेट करते हैं. सो मीडियन हो, क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो, उनकी सिमिलर टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन होगी. जैसे Q3 हमने पढ़ा है
that is equal to actually 3/4 which means 75%. तो मैं दोबारा से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 75% कस्टमर जो हमारे इस रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं वो $8.463 स्पेंड करेंगे ऐसे कम, या हम इसको यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 25% कस्टमर्स जो रेस्टोरेंट के अंदर आ रही हैं वो $8.463 स्पेंड करेंगे या इससे ज्यादा। ठीक है जी। सो सेम तरीके से हम P88 कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज 88 into n+1 डिवाइडेड बाय 100 into TH value. So इसको खुद से कैलकुलेट कीजिएगा and the interpretation would be the same. So just example के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि let's say जी 88 का आंसर है 8.50। ठीक है। So इसका मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट 88% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि $8.50 स्पेंड कर रहे हैं या उससे कम, या हम इसको ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 12% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि 8.750 अमाउंट स्पेंड करें या उससे ज्यादा स्पेंड करें। Now we have clear how to calculate mean, median, Q3 and P90. Okay, now we are going to talk about how to calculate the variance and standard deviation. So variance हम कैसे निकालेंगे? So हमें data values given है, variance का formula हमने पढ़ा था which is S square would be equal to summation x minus x bar का square whole का square divided by n। ठीक है। So that mean हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो x bar of the data values कैलकुलेट कर लेंगे कि किस डेटा का x बार क्या। नेक्स्ट क्या होगा? हम क्या करेंगे? एक x का कॉलम बना लेंगे जिसमें हम इन वैल्यूज को लिख लेंगे दैट इज 4.20, 5.03 and so on. Then we will return down the value of x bar जो कि कांस्टेंट नंबर होगा क्योंकि एक ही नंबर होगा। उसके बाद x माइनस x बार, ईच x में से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x बार की वैल्यू को माइनस करो और उसका स्क्वायर कर लो। देन हमें क्या करना है? इसका सम करना है। सो इसके सम को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 9 से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट द आंसर ऑफ द वेरिएंस, राइट? सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर हम सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन हमें s कैलकुलेट करना है, अगर हम s स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले दें सो वी विल गेट द आंसर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज हम कैसे निकाल लेंगे? जो आपके डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू है विच इज 9.87, 9.87 में से अगर हम माइनस कर दें स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज 4.20, दैट वुड बी द आंसर ऑफ द रेंज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास के कि हमें कैलकुलेट करना है जी IQR का फॉर्मूला क्या था? विच इज इंटरक्वार्टाइल रेंज, दैट इज थर्ड क्वार्टाइल्स माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। सो इट मीन हम इस डेटा का Q3 कैलकुलेट करेंगे और देन फिर हम Q1 कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड वी नो द फॉर्मूलाज ऑफ Q3 एंड Q1। सो वंस वी कैलकुलेट द Q3 माइनस Q1 तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ IQR। ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, should I report variance as a measure of variation, should I report standard deviation, should I report range or should I report IQR? तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमने पढ़ा था रूल ऑफ थंब ये था कि अगर आपके पास डेटा जो है वो सिमेट्रिकल है, सो एक तरीके का तो है कि हम सबसे पहले डेटा की शेप को चेक करें, राइट? सो डेटा की शेप को चेक करने के लिए हमने वन मेथड डिस्कस किया था कि आप क्या करो, आप जो है वो हिस्टोग्राम बनाओ और उसका शेप चेक करो, या आप स्टैम्प एंड लीफ प्लॉट बनाओ और डाटा की शेप चेक करो कि अगर वो सिमेट्रिकल है तो अप्लाई मीन। ठीक है, और उसके साथ हमने कहा था कि इंस्टेड ऑफ वेरिएंस यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाई नॉट वेरिएंस? बिकॉज वेरिएंस हमें यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक्चुअल यूनिट के आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए जब भी आपने एवरेज मीन यूज करनी है ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस डेटा की वेरिएशन के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करेंगे। ओके, इवन अगर आपके पास डेटा की शेप्स यूनिफॉर्म भी आ जाए तब भी आपने जो है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? एग्जैक्टली सेम, मीन लाइक दिस टाइप कि आपके बाहर की हर एक की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, उस सूरत में भी आप जो है वो
मीन एज एवरेज यूज कर सकते हो और वेरिएशन के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करोगे। बट हमने पढ़ा था कि अगर आपके डाटा की जो शेप है वो स्क्यूड है, ओके, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड है चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड है, तो देन एवरेज के लिए मीडियन और वेरिएशन के लिए हम IQR इस्तेमाल करेंगे। और अगर बाय मॉडल या ट्राई मॉडल आ जाए तो देन एवरेज के लिए मीडियन और वेरिएशन के लिए हम रेंज को इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमने पढ़ा था कि ये जो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड IQR है, दीज आर बेसिकली द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो कि हमें आपके यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं पर्टिकुलर यूनिट में। जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूनिट फ्री होता है, ये आपको प्रोपोर्शन की शक्ल में या फिर परसेंटेज की शक्ल में वेरिएशन दे रहा होता है। और ये उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होता है कि जब भी आपने दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी या विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबिलिटी चेक करना है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा कंसिस्टेंट है या कौन सा वेरिएबल ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। सो ऑब्वियसली जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा, चाहे उनके यूनिट डिफरेंट भी हो, मसलन एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक इंचेस के अंदर वेरिएबल है, ठीक है, सो इवन तब भी आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को इस्तेमाल कर सकते हो टू चेक द वेरिएशन इन द पर्टिकुलर वेरिएबल। जिस वेरिएबल के वेरिएशन कम होगी वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। सो इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर ज्यादा होगा उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये जो डेटा सेट है ये स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है, ये कौन सी शेप है? एक तो तरीकेकार हमने कहा था कि हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। सो एक दूसरा शॉर्ट मेथड भी है जो कि हम मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि आप मीन मीडियन कैलकुलेट करो, ठीक है, मीन मीडियन एज वेल एज मॉड कैलकुलेट करो। अगर मीन मीडियन मॉड, इफ द मीन is equal to the median, okay, is equal to the mod है, तो then it mean ये वाला जो डेटा है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एज वेल एज ये जो है वो यूनिफॉर्म होगा। बट जनरली आपके पास क्या होता है कि अगर मीन मीडियन मॉड इक्वल है तो आपके पास मेनली ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट कर रहा होता है, ओके। बट अगर ये इक्वल नहीं है तो देन फिर आपका डाटा जो है वो स्क्यूड है। सो देन दे हैव द रिलेशनशिप कि अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड, कुछ इस तरह का आपको बस रिलेशनशिप बनता है, जो कि मैं आपको लेटर भी जाके डिस्क्राइब करूंगा कि वो क्या होता है। बट अगर आपके पास जो डाटा का मीन मीडियन और मॉड इक्वल है, ठीक है, या मीन और मीडियन इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वी विल अप्लाई द डाटा शेप इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सो विद रिस्पेक्ट टू द डाटा एंड देन फिर हमने कहा था कि जी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ A to C व्हाट कंक्लूजन कैन यू रीच कंसर्निंग द अमाउंट स्पेंड फॉर लंच। ओके, अब आपने करना क्या है कि अगर तो ये मीन मीडियन इक्वल आ जाते हैं इट मीन सिमेट्रिकल होगा, सो व्हिच मीन जो मीन और मीडियन का आंसर होगा तो हम कहेंगे कि आपका जो कस्टमर है वो ऑन एवरेज इतने अमाउंट स्पेंड कर रहा होगा, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि वो मीन हम यूज कर रहे हैं एज एवरेज, तो वेरिएशन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर आप एवरेज के लिए मीडियन इस्तेमाल कर रहे होगे तो वेरिएशन के लिए आप IQR इस्तेमाल करोगे। ओके, सो रिमेंबर दैट कि आपने कभी भी ओनली एवरेज बेसिस के ऊपर कंक्लूजन्स नहीं देना, ठीक है। आपने हमेशा जब भी कंक्लूजन्स किसी चीज के बारे में देना है तो आपने एवरेज और स्टैंडर्ड वेरिएशन का कॉम्बिनेशन से आंसर प्रोवाइड करना है, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी फनी एग्जांपल कि अगर हम कहें कि हाँ मैं एक बंदा है उसके आधे पोर्शन को जो है वो बर्फ के अंदर रख दूं और आधे बंदे को मैं आग लगा दूं, तो ऑन एवरेज तो उसका टेम्परेचर ठीक होगा, राइट? सो बट दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आपने रिपोर्ट करना है आपने एवरेज और एज वेल एज वेरिएशन दोनों को जो है वो कंप्यूट करना है टू मेक द कंक्लूजन और टू मेक द रिजल्ट्स, ठीक है जी।
आई होप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सबको क्लियर हो गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहे हैं कि वी हैव बीइंग ऑपरेशन मैनेजर, हम एक प्लांट के ऊपर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम 2 तरह के टायर्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उनका हमारे पास जो है वो इनर डायमीटर हमने उनका डाटा कैलकुलेट किया हुआ, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि उस जो डायमीटर होगा वो 575 मिलीमीटर होना चाहिए, और हमने 5 टायर्स और का जो है वो लिए, और जो कि 2 ग्रेड के, ग्रेड एक्स के टायर्स हैं, ग्रेड वाई के टायर्स हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच ऑफ 2 ग्रेड्स ऑफ टायर्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। टू चेक दैट, स्पेशली मीन और मीडियन हम क्यों चेक कर रहे हैं, टू चेक दैट कि क्या हम ऑन एवरेज 575 जो है वो डायमीटर, इनर डायमीटर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ग्रेड एक्स और ग्रेड वाई के लिहाज से हमने चेकआउट करना। आई होप कि ये आप लोग कर लोगे। और टू कैलकुलेट द मीन with this data as well as standard deviation as well as standard median. Similarly, for this data as well, how to calculate the mean, median, and standard deviation. So we know that. Next question is which grade of tires providing the better quality? ठीक है, सो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ग्रेड ऑफ टायर है वो बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो कोई बता सकते हैं इसका? हमारे पास क्या है कि एक जो बेस्ट वे है कि हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लें, ठीक है। जो एक स्टार्टिंग पॉइंट आप कर सकते हो, आप क्या करो, आप सिंपल क्या करो कि पहले तो आपने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हो, ठीक है। आप इसके मीन और इसके मीन एज वेल एज दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन को जेनेरिकली कंपेयर करके भी चेक कर सकते हो, बट बेटर वे क्या है कि दोनों का आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेड एक्स, ठीक है जी, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेड वाई, राइट। सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो बेटर क्वालिटी हमें प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, वो बेटर प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा हो। क्लियर जी? एज वेल एज आपने ये भी देखने, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि आप ये देखो कि ग्रेड एक्स और ग्रेड वाई के परस्पेक्टिव से ऑन एवरेज जो है वो आपके पास क्या रहेगा, एवरेज आप 575 के करीब करीब कौन सा है, एक्स है या वाई है, ठीक है। और सेकंड क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी अगर आपने देखना है तो देन फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एवरेज वैल्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, एज वेल एज कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से या वेरिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने हमें टारगेट वैल्यू दी हुई है कि आपके जो टायर का डायमीटर होना चाहिए वो 575 होना चाहिए, so that's why we are saying the average value is important, but साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि वेरिएशन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक तो तरीकेकार ये है कि दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कंपेयर करो, तो जिसका मीन सबसे करीब है 575 के और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, हम उसको प्रेफर कर लेते हैं। सो दूसरा तरीकेकार क्या है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन के लिए कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा we will say that grade is better, ठीक है। so I hope कि you have clear कि with respect to average हम किसको देख रहे हैं, क्योंकि हमने टारगेट को मीट करना है, और वेरिएशन को क्यों हम देख रहे हैं, ताकि हम वेरिएबिलिटी एज वेल एज कंसिस्टेंसी पर्सपेक्टिव को देख सकें। क्लियर जी? ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर हम y की जो वैल्यू 578 है इसको हम रिप्लेस करते हैं 588 पे, तो अब आपके रिजल्ट्स या अब आपके कंक्लूजन्स क्या होंगे? सो इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो लेट मी नो, राइट। ओके, सो फोर्थ पार्ट जो है इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं दैट इज जो हमें गिवन है, हमें ये वैल्यूज गिवन है 3, 6, 2, 1, 7 एंड 5, राइट। लेट्स से मैं इनको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ विद x, so these are the values which is 3, 6, 2, 1, 7 and 5. Okay, so these are the values. Let me write again. We have 3, we have 6, we have 2, 1,
7 and 5, right? So these are the values. एंड नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से और देन ऐड कर दें 5, सो दैट मीन हमारे पास एक नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा। वो कहते हैं कि अगर मैं इस वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं 5 से, तो मेरे पास एक नया एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। सो उसको मैंने कह दिया ये y के बराबर है और वो वैल्यूज भी हमें गिवन है, ठीक है। सो दैट इज 11, 17, 9 and so on. अब हमें वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएंस एंड मीन ऑफ द टू सेट, कि हमने विद रिस्पेक्ट टू मीन इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताना है और एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस बताना है। ओके, सो हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। सो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वन ऑफ दैट इज कि अगर आपके पास है y, हमारे पास एक इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। सो हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो वेरिएबल होता है उसका हम एवरेज ले लेते हैं। सो दैट मीन y बार वुड बी इक्वल टू 2 into x बार प्लस 5। सो विच मीन कि अगर कोई कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, चाहे कोई टर्म ऐड हो रही है चाहे माइनस हो रही है वो एज इट इज रहेगी। अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। सो विच मीन y बार जो है कि अगर मैं इन सबको जमा करूं और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है दैट इज 5, ओके 1 2 3 4 5 6। सो अगर नंबर ऑफ वैल्यूज 6 पे डिवाइड करूं, सो जो इसका आंसर आएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम जो है वो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर। सो अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी क्या है कि इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग y बार डायरेक्टली फ्रॉम दिस डेटा सेट, हम क्या करें, इस डेटा सेट से x बार को कैलकुलेट करें। जो x बार का आंसर आए उसको हम यहाँ पे पुट करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और देन उसमें ऐड कर दो 5 को, तो एग्जैक्टली y बार के आंसर के बराबर ही हो। इज इट क्लियर जी? ठीक है, ठीक है जी। ओके, ये मीटिंग एंड हो रही है, काइंडली दोबारा इसी आईडी से लॉग इन कर लीजिएगा, तो देन फिर हम आगे डिस्कस। Okay, now we are going to apply the variance property on this question. Question number 4 हमारे पास था। Okay, so इसमें हमारे पास क्या, अभी हमने कहा कि आपके पास अगर इसको हम कह देते हैं दिस इज a x वेरिएबल, तो y वेरिएबल किसके बराबर है? 2 into x plus 5, ठीक है, जो कि हमें ये नंबर गिवन है। अब एक तरीके का तो ये है कि हम इन नंबर्स का वेरिएंस निकाल, ठीक है। सो दूसरा तरीकेकार क्या है कि हम ये कह सकते हैं इन नंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो ये है, राइट। सो अगर मुझे ये रिलेशनशिप पता है तो मैं, और मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर पता है, तो मैं यहाँ से इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएंस आई कैन कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ वाई। हाउ कैन आई डू दैट? दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई वुड बी इक्वल टू, सो अब ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब बाहर आएगा तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, राइट, a स्क्वायर। सो व्हिच मीन 2 का स्क्वायर 4 इनटू वेरिएंस ऑफ x। और हमने पढ़ा चाहे कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो वो 0 हो जाएगा। सो दैट मीन द आंसर इज 4 into variance of x. So that means in variance as well as in standard deviation, addition and subtraction has 0 impact, right? Only multiplication as well as the division has some impact, right? So अब क्या आ जाएगा 4 into variance of x. So आपने क्या करना है, सिंपल इस डेटा का वेरिएंस निकाल लेना है। So जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, that would be equal to the variance of y हमारे पास आ जाएगा। I hope this is clear now. Okay, so same scenario के ऊपर same properties की basis के ऊपर हमारे पास जो question number 5 हमें given है, उसमें उसने लिया हुआ है 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का हमारे पास डेटा है। सो ए पार्ट में वो कहते हैं कि अगर हम इसके अंदर सिंपल 10 पॉइंट्स ऐड कर दे और एक नया वेरिएबल बना लें, सो इफ दिस इज x, सो हमारे पास y क्या आ जाएगा जी, दैट इज इक्वल टू y हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 10। सो दैट मीन अगर हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिया हुआ है x डेटा का, तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ mean as well as the variance in order to compute the mean and variance of y. So इस केस के अंदर क्योंकि x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 ही है,
सो दैट मीन जो वेरिएंस ऑफ x होगा वही वेरिएंस ऑफ y होगा. सो दैट मीन जैसे मैंने को पहले बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता. बट जो अरिथमेटिक मीन है वो 10 नंबर्स इंक्रीज करेगा. रीजन इज क्योंकि 10 यहाँ पे ऐड हो रहा है. मीन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट करती है. ठीक है जी. ओके, सो जो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें वो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑल स्कोर बाय 10%. सो 10% इंक्रीमेंट का क्या मतलब है? सो दैट मीन अब मुझे अगर रिलेशनशिप बनाना है, सो दिस इज एक्स वेरिएबल. सो मेरा जो y वेरिएबल होगा उसका 10% इंक्रीमेंट, 10% ऑफ x का क्या मतलब है? दैट मीन 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x आप करो. सो दिस इज y. ठीक है जी. सो 10% इंक्रीज का मतलब ये है कि आप सिंपल 100 के अंदर वो क्वांटिटी ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, दैट इज इंडिकेटिंग द 10% इंक्रीमेंट, इनटू मल्टीप्लाई बाय x कर दोगे. नाउ वी नीड टू कंप्यूट आउट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ y. सो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी. सो अगर यहाँ पे मैं तो 10% इंक्रीज कह रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं 10% डिक्रीज कहता तो फिर क्या होता? इंस्टेड ऑफ 110 की बजाय हम लिखते 90. अगर हम लिखते 10% डिक्रीज, राइट? सो नो इट्स अप टू यू कि अब आपने जी इस y वेरिएबल का मीन और वेरिएंस निकालना यूजिंग द प्रॉपर्टीज. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर नाउ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट क्विकली हम दोबारा से देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है और हमने क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है. वो सो हम क्या करेंगे? सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस कैलकुलेट करेंगे. सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा वो कंसिस्टेंट होगा. सो जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, सो कंसिस्टेंसी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स बेसिकली ज्यादा होंगे. कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वो जितने मार्क्स ले रहे हैं वो उसी की रेंज के अंदर रह रहे हैं. ठीक है, कंसिस्टेंटली वो पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है या वो कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है. सो वो हमें देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज. ठीक है जी. ओके, सेम इज द केस क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि 2 प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं और हमने देखना है कि कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा कंसिस्टेंट है. सो वी हैव गिवन द डेटा ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज वी हैव गिवन द डेटा ऑफ वेरिएंस. सो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो. We have given the value of x bar, variance, so variance का square root ले रहे standard deviation आ जाएगा. Compute the coefficient of variation for production system x by z as well as by abc. So जिसका coefficient of variation कम है वो ज्यादा consistent होगा, right जी. और जो question number 8 है इसमें तो सबसे पहले तो आपके पास ये 50 values given है. हमने स्टडी किया था कि how we can develop a frequency distribution as well as how we can develop the cumulative and relative. So उसको kindly जब develop कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिएगा. Then draw the histogram और हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन का नेम बताना है कि इज इट सिमेट्रिकल और इज इट स्क्यूड. अगर स्क्यूड है तो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है या कोई और शेप बन रही है. एंड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा हमने आपसे कहा, मैंने आपसे कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन. सो दैट मीन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से क्या मुराद है कि अगर आपका डेटा सिमेट्रिकल है तो शुड आई कैलकुलेट मीन और शुड आई कैलकुलेट मीडियन और शुड आई कैलकुलेट मॉड. और मेजर ऑफ डिस्पर्शन से क्या मुराद है? शुड आई कैलकुलेट वेरिएंस, शुड आई कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, शुड आई कैलकुलेट रेंज और शुड आई कैलकुलेट द IQR, interquartile range. Clear जी? So I hope up to question number 8 सबको clear है. So right now we are talking about the box plot. Okay, so box plot जो है इसको simple box plot भी कह दिया जाता है, इसको हम box and whiskers plot भी कह सकते हैं. So अगर हम देखें, so यहाँ पे ये horizontal draw हुआ है, आप चाहो तो आप इसको vertically भी draw कर सकते हैं, like यूं भी आप draw कर सकते हो. So it's up to you. ओके कि आप किस तरीके से ड्रॉ करना चाह रहे हो. बहरहाल बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए वी नीड 5 थिंग्स. नंबर 1, वी नीड लोअर विस्कर वैल्यू,
वी नीड अपर विस्कर वैल्यू. सो लोअर विस्कर हम कैसे निकालते हैं? सो लोअर विस्कर्स की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो हम निकालते हैं जी Q1 वैल्यू मीन क्वार्टाइल 1 का आंसर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टर रेंज का आंसर. सो ये मेरे पास आ जाएगा जी लोअर विस्कर जो कि इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है. ओके, इसी तरीके से मैं निकालूंगा अपर विस्कर. सो अपर विस्कर मैं कैसे निकालूंगा? Q3 थर्ड क्वार्टाइल प्लस 1.5 multiply by IQR. So that is called as the upper whisker, which is this point. ठीक है जी. Okay, अब हम आ जाते हैं बॉक्स की तरफ. So this part is equal to Q1. So ये Q1 की लाइन को इंडिकेट करता है. This is equal to Q3 and this is equal to Q2. ठीक है जी, जो कि मीडियन के बराबर होगा. So based on these 5 numbers जो है वो हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कैलकुलेट करते हैं. समटाइम्स लोग इसको 5 नंबर समरी प्लॉट भी कह देते हैं. ठीक है, और जब 5 नंबर समरी प्लॉट कहते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं, लोअर विस्कर और अपर विस्कर की बजाय लोअर विस्कर की जगह मिनिमम वैल्यू ऑफ योर डाटा ले लेते हैं और अपर विस्कर की बजाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर डाटा ले लेते हैं. बट बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हैज मोर मीनिंग्स कंपेयर टू 5 नंबर समरी. ओके, सो जो बॉक्स एंड विस्कर में है, वंस के हमने Q1 निकाल लिया, हमने Q2 निकाल लिया, हमने Q3 निकाल लिया, हमने लोअर विस्कर और अपर विस्कर निकाल लिए. सो नाउ वी कैन ड्रॉ दिस प्लॉट. ठीक है, वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लेट्स से अगर मुझे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, यहाँ पे जो मैंने ये नीचे एग्जांपल दे रहा हूँ, सो बेसिकली हम ये मैन एंड वीमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ. सो दैट मीन ऑन y एक्सिस मैं बेसिकली कैटेगरीज ले रहा हूँ, दैट इज मैन as well as women, मीन जेंडर के पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ. और x एक्सिस पे मेरा जो है दैट इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हिच इज अ कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लोअर विस्कर निकाला फीमेल का, सो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब करीब आ रहा है. ठीक है, सो मिनिमम कोलेस्ट्रॉल लेवल हम कह सकते हैं कि जो विमेन के अंदर आ रहा है, जो लोअर विस्कर की सेंस पे वो ऑलमोस्ट 0 आ रहा है, और मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली लेट्स से हम कह देते हैं कि जी 800 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है. सो दिस इज Q1, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ दिस इज 100. ठीक है, दिस इज Q2, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 150. ठीक है जी, एंड दिस इज Q3 व्हिच इज लेट्स से जी 300 के बराबर. इसी तरीके से मैन का Q1, Q2, Q3 एंड दिस इज अपर विस्कर एंड लोअर विस्कर्स. ठीक है जी. ओके, सो अब हमें बेसिकली बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो सबसे पहले जो हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, नंबर 1 एग्जैक्टली जिस तरीके से हमें हिस्टोग्राम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप बॉक्स प्लॉट को देखते हुए ये बता सकते हो कि डाटा सिमेट्रिकल है या नहीं. ओके, वो आप कैसे बता सकते हो? अगर Q2 का आंसर एग्जैक्टली Q1 और Q2 के सेंटर में लाई कर रहा है, so then we can draw the conclusion that the data is a symmetrical data. But अगर Q2 जो है वो near to Q3 है, so then it would be a negative skew. ठीक है, क्योंकि left tail longer है. और अगर आपका Q2 जो है वो near to Q1 है, then it would be a positive skew curve. ठीक है, क्योंकि आपकी right tail longer है. Right? Number 1. Number 2 जो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि क्या आपके डाटा के अंदर आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अगर आपके जो डाटा पॉइंट्स हैं, आपने लोअर विस्कर कैलकुलेट किया, आपने अपर विस्कर कैलकुलेट किया, अगर आपका कोई डाटा पॉइंट इस लोअर विस्कर को क्रॉस कर रहा है या अपर विस्कर को क्रॉस कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि दीज आर द आउटलायर्स इन द डाटा, और यू कैन से एक्सट्रीम पॉइंट्स इन द डाटा. ठीक है, कुछ बुक्स में एक और चीज देखिएगा कि वो 1.5 के साथ साथ sometimes 3 into IQR भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, so both are right, but I would recommend always go for 1.5 into IQR. So that is a better measurement. So that means जो हमें second ये information provide कर रहा होता है कि हमें ये help out कर रहा होता है in identifying the outliers in the data. और हमने outliers की interpretation की थी, that is depending upon the variable, कि जिस variable को आप लेके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आउटलायर की इंटरप्रिटेशन होगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि हमने बॉक्स प्लॉट ड्रॉ की है विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट,
और अगर उसमें पॉजिटिव आउटलायर्स मीन Q3 को अपर विस्कर को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वो आउटलायर बेसिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहे होंगे कि इन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो ओवरऑल क्लास से काफी ज्यादा है, जबकि लोअर में वो इंडिकेट क्या कर रहे होंगे, नेगेटिव, यानी कि आप कह लें कि नॉन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में जिनके मार्क्स बहुत कम है उनको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम कह दें कि जी प्रोडक्ट का डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सिमिलरली यहाँ पे हायर डायमीटर के प्रोडक्ट बन रहे हैं, सो दिस इज द लोअर डायमीटर प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है। सो विच मीन कि हमें बॉक्स प्लॉट जो है वो आउटलायर ऑफ द डाटा की आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प आउट कर रहा है। थर्ड थिंग जो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, दैट इज इंडिकेटिंग द वेरिएशन इन द डाटा। सो वेरिएशन इन द डाटा हमें कहाँ से पता चल रहा होता है, that is with respect to the width of the box plot, क्योंकि width of the box plot क्या होता है, that is equal to the IQR and we know that कि IQR क्या बराबर होता है, Q3 minus Q1। so that means जो ये box की width होगी, so उतनी that means data के अंदर variation को indicate कर रहा है। so it means जितना box ये बड़ा होता चला जाएगा indicate कर रहा होगा कि उतनी ज्यादा variation आ रहा है। ठीक है। So now we know how to interpret the box plot. Let's interpret this example. So अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट है ये एवरेज वैल्यू को इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम अगर इस ग्राफ को इंटरप्रेट करें तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन से हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एवरेजेस को कंपेयर करें तो एवरेज हमारे पास ये वाली लाइन है, ये वाली इंडिकेट करेगी। सो अगर हम देखें कि ऑन एवरेज जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेल में ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल। ठीक है। एज वेल एज जो बॉक्स की विड्थ है वो हमें यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है, बिकॉज वी आर ड्राइंग कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑन एक्स एक्सिस, कि जो वेरिएशन इन द कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी मेल में ज्यादा है। ठीक है जी। देयर इज नो आउटलायर इन द डाटा सेट, चाहे वो मेल का डाटा सेट हो चाहे वो फीमेल का डाटा सेट हो, इनमें आउटलायर ज्यादा नहीं है। सो हम यहाँ पे कंक्लूजन ये कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी ये सजेशन दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डाटा सेट मेल हैज द हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल कंपेयर टू द विमेन। ठीक है जी। ओके, सो इस ग्राफ को या बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करने का ओवर द हिस्टोग्राम एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने एक ही तरह की मिसल दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, दो या दो से ज्यादा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 5 मशीन्स है और मैं उनके जो है वो मेजर करना चाह रहा हूँ परफॉर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट के डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी कौन सी 5 मशीन्स में से जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज वेरिएशन इन द डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। सो जाहिर बात है जिसका बॉक्स जितना एवरेज के करीब आता चला जाएगा, मीन जिसकी विड्थ जितनी कम होगी, दैट मीन वो उतनी कम वेरिएशन के साथ जो है वो डायमीटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी। सो हम साइड बाय साइड जो है वो लाइक इस तरीके से बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं पांचों मशीन्स का, और एवरेज वैल्यूज को और बॉक्स की विड्थ को हम कंपेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू चेक द एवरेज एज वेल एज द वेरिएशन इन द डाटा। और अगर कोई डाटा पॉइंट आपकी इन लाइंस को क्रॉस कर रहा होगा, सो दैट इज इंडिकेटिंग द आउटलायर इन द डाटा सेट। इज इट क्लियर? ठीक है। सो रिमेंबर दैट जब भी आपके डाटा सेट के अंदर आउटलायर आ रहे होंगे, सो दैट इज इंडिकेटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल रीजनिंग, और यू कैन से स्पेशल कॉज को वो इंडिकेट कर रहा होगा। अब जो है हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दैट वाज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लॉज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसको लॉज कह लें या रूल्स कह लें। हम स्टैंडर्ड डेविएशन की इंटरप्रिटेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग कि आपके पास जो रेस्ट ऑफ डाटा सेट है उसका डिफरेंट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। सो जाहिर बात है जैसे जैसे जो डाटा पॉइंट्स हैं वो मीन से अवे होते चले जाएंगे, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की जो आंसर है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द मीन वैल्यू। सो जैसे जैसे वैल्यूज जो है वो आपकी इस मीन से अवे लाई करती जाएंगी, दैट मीन आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंक्रीज करता चला जाएगा।
ओके सो जैसे जैसे ये वैल्यूज आपके मीन के करीब आती चली जाएंगी, दैट मीन आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। लाइक जैसे इस केस के अंदर आपकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो 4 ही थी। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। सो रिमेंबर दैट आपने जब भी अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, लाइक मे बी यू हर्ड द नेम ऑफ 6 सिग्मा जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट की थ्योरी है। सो वो बेसिकली इसी स्टैंडर्ड डेविएशन के पर्सपेक्टिव में ही जिक्र कर रहा होता है। अल्टीमेटली आपने करना क्या होता है, आपने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को रिड्यूस करना होता है, राइट? कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, आपका क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोसेस उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आपके प्रोसेस के अंदर इंक्रीज करता चला जाएगा, उतना ही प्रोसेस की क्वालिटी लेवल जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ओके सो अब हम आ जाते हैं, लाइक जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल और यू कैन सी द रूल इज द एम्पिरिकल रूल, and the second type of rule is called as Chebyshev's rule or you can say Chebyshev's rule। okay, empirical rule जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सुटेबल है या उस वक्त हम अप्लाई कर सकते हैं जब आपके जो डाटा की शेप है वो बेल शेप है या सिमेट्रिकल कर्व है, लाइक लुक लाइक दिस वे। सो एम्पिरिकल रूल हमें क्या कहता है? एम्पिरिकल रूल हमें ये कहता है कि अगर आपके डाटा की शेप जो है वो सिमेट्रिकल है तो आप अपने डाटा का जो है वो मीन कैलकुलेट करो और आप अपने डाटा का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। ओके, और आप क्या करो, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर दो बाय मल्टीप्लाइंग 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो दैट मीन कि अगर मैं मीन प्लस माइनस 1 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगा और आपका डाटा सिमेट्रिकल होगा तो व्हाट एवर द डाटा सेट इज 68% ऑफ द डाटा सेट विल लाई विद इन दिस रेंज। ठीक है, एक दफा आपने माइनस कर दिया, राइट, और एक दफा आपने प्लस कर दिया। सो इस रेंज के अंदर जो भी डाटा सेट होगा अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल, अगर डाटा जो है वो सिमेट्रिकल है तो 68% डाटा सेट विद इन दिस रेंज लाई कर रहा है। सो दैट मीन 34% डाटा सेट आउट ऑफ दिस रेंज लाई कर रहा है, जो रिमेनिंग डाटा सेट। और अगर आपके पास हम टू स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, दैट मीन एक्स बार प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है वो 95% डाटा सेट जो है वो लाई करेगा और 5% आउटसाइड में। इसी तरीके से x पर प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में दैट इज 99.73% जो डाटा सेट है वो विद इन दिस रेंज लाई कर रहा होगा और बाकी आउटसाइड पे लाई कर रहा है। ओके, सो रिमेंबर दैट दिस रूल इज ट्रू ओनली व्हेन द डाटा इज सिमेट्रिकल कर्व। ओके, और ये वाला रूल साथ ही साथ ये भी अज्यूम करता है कि आपका जो मीन वैल्यू है वो एग्जैक्टली टारगेट के इक्वल है। ओके, टारगेट के इक्वल से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ टेक्सटाइल सेक्टर की, हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आया है जीन्स बनने का एंड वन ऑफ द क्रिटिकल पैरामीटर इज द लेंथ ऑफ द जीन। ओके, और हमें जो उसकी टारगेट वैल्यू गिवन है, सपोज मैं कहता हूँ कि जो टारगेट होना चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए वो आपके पास होना चाहिए जी 41 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होनी चाहिए, दैट इज अ टारगेट वैल्यू। सो अज्यूम दैट, हमेशा याद रखिएगा कि एम्पिरिकल रूल या स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके जो प्रोसेस का मीन आता है वो भी 41 सेंटीमीटर ही आ रहा है। सो दैट मीन ये जो वैल्यूज हमें गिवन है 68%, 95%, 99%, 99.73, ये बाय अज्यूमिंग दैट कि हमारा जो प्रोसेस मीन जो एक्स बार का आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली 41 जो टारगेट के इक्वल आ रहा है। बट वेरिएशन डाटा के अंदर इतनी ज्यादा आ रही है कि कुछ हम जो पेंट्स बना रहे हैं उसकी लेंथ 43 बन रही है, कुछ की 38 बन रही है, कुछ की 37 बन रही है, लाइक दैट। ठीक है, सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर उस लेंथ का हम ड्रॉ करें और वो सिमेट्रिकल बने तो अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल मीन प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर कितना डाटा सेट लाई कर रहा है, मीन प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर कितना डाटा सेट लाई कर रहा है और मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर कितना डाटा सेट लाई कर रहा है। सो विच मीन अगर मेरे पास डाटा शेप जो है वो सिमेट्रिकल आ जाती है तो एम्पिरिकल रूल को इस्तेमाल करते हुए मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, वो किस तरीके से, वो भी हम देखते हैं कि हम किस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं।
इस उसके लिए जो है लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमें गिवन है, उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें मीन वैल्यू ऑफ द हाउस दी हुई है कि आपके पास जो घर की कीमत है वो $125,000 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5,000 है और वो कहते हैं कि जो शेप ऑफ द डेटा है that is basically a bell shape. So when we are saying bell shape, that means we are saying the data is symmetrical curve. Okay? So अभी हमने रूल पढ़ा, empirical rule क्या कहता है कि अगर symmetrical है और आपके पास वो कहता है कि estimate the percentage of homes between 120 and 130. So मेरे पास सिर्फ आंसर क्या है, 125 मीन की वैल्यू हमें गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. सो अगर ये बेल शेप है तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल ±1 के अंदर लाई करेगा 68, ±2 के अंदर लाई करेगा 95% ऑफ द डेटा सेट. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 120 जब मैंने मीन ±1 सिग्मा किया, ओके, सो यहाँ पे जो मीन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा से. सो जब हमने ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया जी 120 एंड 130. सो दैट मीन इसके अंदर कितना एरिया लाई करेगा, 68%. सो वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट दिस कि इस गली के अंदर जो घर हैं, सो 68% जो घर हैं उनकी जो वैल्यू है वो $120,000 से लेके $130,000 के दरमियान है. ठीक है जी. सो दैट इज by using the empirical rule we can draw some conclusion that 68% of the houses having the price or the having the value between $120,000 to $130,000. Okay. Okay, अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, हमने एम्पिरिकल रूल ही इस्तेमाल करना है. सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेन हमें गिवन है उनकी हाइट के लिहाज से. ओके, और हमें गिवन जो है वो मीन गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. ओके, सो मीन वाज 69, राइट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5. क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेन आर टॉलर देन 74. सो सबसे पहला काम क्या करूंगा, क्योंकि मुझे मीन गिवन है, मुझे 2.5 गिवन है और मुझे जो डाटा की शेप है वो भी बता दी गई कि वो सिमेट्रिकल है. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे. इसी तरीके से मीन ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और हम मीन ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे. अगर मैं इस क्वेश्चन में मीन ± जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, सो मीन मेरे पास है जी 69 ±2 है मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5, सो दैट वुड बी 5. सो दैट मीन ये मेरे पास आ जाएगा 64 माइनस करके और 5 ऐड करके क्या आ जाएगा 74. सो दैट मीन 74. सो इसी के लिहाज से मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेन आर टॉलर देन 74. क्योंकि हमारे पास जो कर्व है वो बेल कर्व है एंड मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 74 इसके इक्वल है. सो वी नो दैट कि इनका जो दरमियानी एरिया है मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन का दरमियानी एरिया बराबर होता है 95% के अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल रूल. सो दैट मीन ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो मिला के 5% बनेगा, क्योंकि 100 में से अगर हम 95 को माइनस कर लें. सो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना एरिया लेफ्ट साइड पे लाई करेगा उतना ही राइट साइड पे लाई कर रहा होगा. सो विच मीन 5% का हाफ पोर्शन इधर लाई कर रहा है, हाफ पोर्शन इधर लाई कर रहा है. ठीक है, सो दैट मीन 2.5% जो एरिया वो ये है और 2.5% एरिया ये वाला है. सो दैट मीन वी कैन से 2.5% men are taller than 74 इंचेस. ठीक है जी. ओके, आगे वो हमें कह रहे हैं कि बिटवीन व्हाट हाइट डू द मिडल ऑफ 95% ऑफ द मेन फॉल. सो वो भी हमने कैलकुलेट किया कि मीन ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान जो है वो 95% लाई करेंगे. सो दैट मीन हम सिंपल मीन ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे और वो अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज 64 to 74.
ओके इसी तरीके से अब वो आपसे कह रहे हैं अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ मेन आर शॉर्टर देन, सो ये अब आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा ये मैंने 16% कैसे निकाला है। सेम इज द केस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल एज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अगर कोई क्वेश्चन हुआ सो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके सो अब हमारे पास आ जाते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ रूल है या सेकंड टाइप ऑफ थ्योरम है विच इज कॉल्ड एज शेविशेव्स थ्योरम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एम्पिरिकल रूल है वो हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी जो डाटा की शेप है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि बेल कर्व है। बट जो शेविशेव्स रूल है या शेविशेव्स थ्योरम है ये हम अप्लाई कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल सिमेट्रिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो, नेगेटिव स्क्यूड हो, यूनिफॉर्म हो, व्हाटएवर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। एंड व्हाट्स द शेविशेव्स रूल इज, शेविशेव्स रूल ये है कि जी वो कहते हैं कि एटलीस्ट 1 - 1 ओवर k स्क्वायर जो वैल्यू आएगी, सो दैट मीन अगर हम इस क्वांटिटी को सॉल्व करें सो जो भी आंसर आएगा एटलीस्ट उतने परसेंट डेटा जो है वो k स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई कर रहा है। बट मेक श्योर कि आपका जो स्टैंडर्ड k का आंसर k की वैल्यू है वो 1 के इक्वल या 1 से कम नहीं हो सकती, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन, अगर मैं k की जगह पे 2 पुट करूं सो दैट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर मैं k की जगह पे 2 पुट करूं और मैं इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करूं तो आ जाता है 1 - 1 ओवर 2 का स्क्वायर, दैट मीन 1 ओवर 4, सो विच मीन 3/4 आ जाएगा। सो 3/4 मीन 75%। सो दैट मीन अकॉर्डिंग टू द शेविशेव्स रूल वो कहते हैं कि एटलीस्ट 75% of the data set will lie within mean plus minus 2 standard deviation. As well as अगर मैं k की जगह पे 3 पुट करूं तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट 88.9% of the data set will lie within 3 standard deviation of the data values. Okay, I hope it's clear about the Chebyshev's rule कि हमारे पास अगर डाटा जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है तो देन जो है वो हम शेविशेव्स रूल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो काइंडली दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा, ये मीटिंग जो है वो एंड हो रही है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेविशेव थ्योरम। सो शेविशेव्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमने उसको इस्तेमाल करना है और वो हमें कह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं यानी कि मीन वैल्यू है दैट इज $0.35 पर माइल हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो 0.03 गिवन है, तो वो कहते हैं कि यूज द शेविशेव थ्योरम in order to compute out the minimum percentage of the data value that will lie within this range. Okay, so उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो जी k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है एंड आई डोंट नो कि मेरे पास किस रेंज के अंदर जो है वो कितने परसेंटेज जो है वो वैल्यूज जो है वो लाई कर रही है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ओके तो उसके लिए हम जो वैल्यू कर रहे हैं दैट इज बेसिकली वी आर यूजिंग द मीन प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला यूज हम कर रहे हैं। रिमेंबर हम करते थे मीन प्लस माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो बेसिकली राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल in this question we need to find out the k value in order to compute out the percentage, ठीक है। सो अब क्योंकि हमारे पास क्या है कि उसने हमें परसेंटेज गिवन था कि जो वैल्यू है वो मिनिमम है 0.3 और मैक्सिमम है 0.40, सो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर आप 0.40 को इस्तेमाल करोगे तो आप लिखोगे म्यू प्लस k स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.40 in order to compute out the k value because we know the mean value, we know the standard deviation. अगर आप 0.3 यूज करना चाहते हो तो then you write down mu minus k standard deviation is equal to 0.3 in order to compute the k value. So जो भी आप वैल्यू यूज करोगे तो वहां से अब k का आंसर सेम ही आएगा। So simple doing the arithmetic, ठीक है जी, and we get the value of k. Okay, so k की वैल्यू क्या आ रही है 2.5, right? सो अब यहाँ पे हमें शेविशेव्स रूल थ्योरम पता है दैट इज 1 - 1 ओवर k स्क्वायर, सो k की जगह पे हमने पुट कर दिया 2.5, सो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आ गई विच इज 84%, सो दैट मीन
at least 85% of the data set will lie between this range, according to the Chebyshev's theorem. Is it clear, जी? Okay. So, जो है वो हम now we are going to talk about standard score or you can say Z score. इसको standardized score भी कहा जाता है. This concept is very important, जो कि आप देखिएगा आपके multiple time ये इस्तेमाल हो रहा होगा during this semester भी और even in your future semester different courses के अंदर आप इस चीज को दोबारा से देख रहे होगे symmetrical distribution का भी. सबसे पहले जो Z स्कोर है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज वो हमें गिवन है विच इज x माइनस मीन ऑफ द डेटा सेट. सो म्यू कर लें या इसको हम x बार कह लें एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा, दैट मीन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा सेट. ठीक है जी, या इसको हम सिग्मा कह रहे हैं या सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे हैं. सो Z स्कोर जो है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. Number one is how we can interpret the standard deviation. How we can interpret the answer of the Z score. So Z score की interpretation क्या होती है? The number of standard deviation your data point is lying away from your mean value. Okay? दोबारा से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूं, so you can get x minus mu Z sigma. Z सिग्मा, एंड अगर हम म्यू को उधर ले जाएं तो म्यू प्लस Z सिग्मा. सो यहाँ से हम क्लियरली इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दैट मींस Z जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन योर पर्टिकुलर डेटा पॉइंट इज लाइंग अवे फ्रॉम योर मीन वैल्यू. इट कुड बी राइट साइड, इट कुड बी लेफ्ट साइड. ठीक है, अगर Z की वैल्यू नेगेटिव है इट मीन वो लेफ्ट साइड फ्रॉम द मीन लाई कर रहा है डेटा पॉइंट. अगर Z की वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट मीन वो राइट साइड ऑफ द डेटा मीन से लाई कर रहा है. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे मीन ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स का स्कोर गिवन है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और मुझे कैलकुलेट करना है Z स्कोर एट 85. सो जब मैं 85 के अकॉर्डिंगली Z की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सो 85 minus 78 दैट इज अ मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वी गेट 1. सो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दैट इज दिस स्टूडेंट हैज वन स्टैंडर्ड डेविएशन हायर स्कोर कंपेयर टू द मीन वैल्यू. ठीक है, सो दैट मीन वन स्टैंडर्ड डेविएशन हायर स्कोर है इस स्टूडेंट का कंपेयर टू द मीन स्कोर ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स. ठीक है जी. सिमिलरली आपके पास अगर हम कहते हैं कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स 70 हैं, आंसर आ जाएगा जी -1.41. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये इस स्टूडेंट के मार्क्स 1.14 स्टैंडर्ड डेविएशन कम है फ्रॉम द मीन. ठीक है, सो दैट इज दिस. सो अगर इक्वल आ गए, सो दैट मीन दिस स्टूडेंट हैज द मार्क्स एग्जैक्टली इक्वल टू द यू कैन से द एवरेज स्कोर. So I hope कि आप लोगों को क्लियर है कि what's the Z score as well.